हमारी घड़ी 11:30 बजा चुकी है कैनेडियन टाइम, और हिंदुस्तान में गालिबन रात के 9 बजा चाहते हैं। हमारे दोस्त और मेहमान आज के आ चुके हैं और हम अब लाइव भी हो चुके हैं। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन मगर गर्म सुबह है, 25 डिग्री की तमाज़त। हमारे लिए 25 डिग्री बहुत ज्यादा होती है, हीट वार्निंग इन इफेक्ट। मगर ऐसी गर्मी में यहाँ सारे फेस्टिवल, सारी शादियां और शादमाने बर्पा होते हैं, और जो शादियों से बच जाते हैं वो झील के साहिलों पर खीमजन होते हैं और गर्मी का मजा उठाते हैं। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात हमारे थिएटर बिरादरी के एक वज़ादार फनकार, डायरेक्टर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मारूफ प्रोफेसर, मेरे कल्बी दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काजिम से हुआ चाहती है। प्रेस्टिजियस गालिब अवार्ड याफ्ता मोहम्मद काजिम हिंदुस्तानी नुक्कड़ पर अथॉरिटी रखते हैं, बहरूपीय ग्रुप के सरगर्म रूह रवा हैं और उर्दू सेमिनारों की जान। मेरी तरह आवारागर्द यूनिवर्सिटी में दरस तदरीस के बखेड़े न हों तो सफर से वापसी के लिए आने को कभी तैयार नहीं होते। साथ के दोस्त बड़ी मुश्किलों से समझा बुझाकर वापस दिल्ली लाते हैं। महीना छोड़कर सेमिनार हो या ना हो, किसी बहाने कलकत्ते का सफर जरूर करते हैं। आइए डॉक्टर मोहम्मद काजिम भाई का इस्तकबाल अहमद फराज के खूबसूरत शेर से करते हैं। रहा है कौन किसी के साथ अंजामे सफर तक, ये आगाज़े मुसाफत थी में हम तुम जानते हैं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश मोहतरम मोहम्मद काजिम भाई, आदाब, मिजाज गरामी। आदाब आदाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किबला, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ भी मौसम कदरे बेहतर है। अभी गर्मी बहुत थी पिछले दिनों, इन दिनों थोड़ी कभी कभी बारिश हो जाती है, तो बहुत अच्छा मौसम है वैसे कह लीजिए। गुड। इससे पहले कि गुफ्त शुनीद का सिलसिला दराज हो, आइए पहले जो तस्वीरें हमने आपके एल्बम से निकाली, दिलचस्प तस्वीरें, उसको शेयर करते हैं दोस्तों के लिए, फिर बात होगी। जी बेहतर बेहतर। खुश आमदीद हुजूर। जी शुक्रिया शुक्रिया। भाई ये पहली तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर है, और बताइए इसके बारे में। मुझे तो पता है, दोस्तों को बताइए कौन सा है ये उर्दू एकेडमी में प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब के साथ ये तस्वीर है। मैं उन दोनों जेएनयू का तालिब इल्म था, गालिबन एमफिल कर रहा था उस जमाने में, और हसन साहब के सामने भी ज़ानुए तलम्मुज़ तय करने का मौका मिला। कभी कभी जेएनयू आया करते थे, प्रोफेसर एमरिटस थे, और सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर और मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ लिटरेचर आपने पढ़ाया है हमें एमफिल के क्लासेज में। बहुत अजीज रखते थे मुझे, चूँकि एक्सपर्ट थे हसन साहब भी। खुद ड्रामा निगार, हिदायतकार और ड्रामे के बहुत बड़े नाक़िद, तनकीद में तो ख़ाब का मकाम है। तो उनके साथ ये तस्वीर है गालिब उर्दू एकेडमी की। बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। मोहम्मद हसन साहब मेरे करम फरमाओ, मेरे उस्ताद तो नहीं थे मगर मेरे करम फरमा बहुत मानते थे मुझे, और बड़ी अच्छी मुलाकात रही इनसे। और मोहम्मद हसन साहब ने ही वो स्टैंप लगाया था हिजरत के तमाशे पे कि साहब ये पहली बार उर्दू में महजरी अदब, महजरी ड्रामे का आगाज हुआ। वो तहरीर पढ़ी है मैंने, पढ़ी है मैंने वो तहरीर, और इसका जिक्र भी किया है मैंने। ये उर्दू एकेडमी जब घटा मस्जिद के पास हुआ करती थी,
ये बहुत पुरानी तस्वीर है, एमए के ज़माने की है। एक सेमिनार में मैं अपना मकाला पढ़ने के लिए गया था, एमए फाइनल में था, तो कुरैतुल हैदर साहबा और अनीस आज़मी साहब हैं। बाद में जब ये नोएडा में शिफ्ट की तो इनकी जो वो खुद जी, उनकी जो सवानही नॉवेल है, उस नॉवेल का मुझे डिक्टेशन लेने का भी शर्फ हासिल हुआ। इनके घर पे मैं हफ्ते में 2 जाया करता था और इनसे डिक्टेशन लेता था। उन दिनों में फिर बाद में आजकल में जब मैं आया था, आजकल में सब एडिटर था, तो उस जमाने में वो वहां से उनके घर जाया करता था और लंच साथ करता था और बहुत मोहब्बत से। और क्या याददाश्त आपकी थी कि जब कभी कुछ कोट करना होता था तो आप कहती थी शेल्फ में जाइए, सबसे ऊपर वाले शेल्फ में दाहिनी तरफ तीसरी किताब ये रखी हुई है, उसे उठाकर ले आइए। अरे वाह! और इतना नंबर सफा खोलिए, और वो सफा खोलता था और कहते थे इस पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई होगी। वाह! ऐसी याददाश्त थी। तो वो शर्फ हासिल रहा है मुझे, इनके साथ भी महीनों, कम से कम साल 2 साल तक हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बैठता था इनके साथ में। वाह, बहुत अजीज लगती थी। अच्छी तस्वीर जी। ये गालिब एकेडमी ऐवान गालिब की है। जावेद सिद्दीकी साहब का एक ड्रामा पेश हुआ था वहाँ, गुड़म्मा। सलीम आरिफ साहब ने उसे डायरेक्ट किया था और लुबना ने उसे सोलो परफॉर्म किया था। जावेद सिद्दीकी साहब से मैं रिसर्च के ज़माने में ही मिला था, तो इसलिए वो अजीज़ रखते थे। और बम्बई जब भी मैं जाता हूँ तो आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल होता है। तो उस दौरान की ये तस्वीर है। और सलीम आरिफ साहब के साथ एक प्रोडक्शन भी अभी नेशनल ड्रामा में किया हमने लास्ट ईयर। तो ये उस वक्त की तस्वीर है। ओहो, क्या बात। रतन सिंह जी, ये जेएनयू में एक रतन सिंह साहब पर प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें मुझे रतन सिंह साहब पर गुफ्तगू करने का मौका मिला था और वहाँ मैंने उनके अफसाने के हवाले से गुफ्तगू की थी। ठीक मेरी दाहिनी तरफ उनकी अहलिया है, बेगम है, और बीच में उनकी बेटी है, और दाहिनी तरफ रतन सिंह साहब है। और रतन सिंह साहब भी फ़ोन पर भी जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहते थे, क्या पढ़ा, कौन सा अफसाना पढ़ा। अरे भी मुझे बुलाओ, बच्चों से बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसी में भी मैंने इन्हें बुलाया था और बच्चों को की तरबियत करते थे, बच्चों के साथ अफसाने पर गुफ्तगू करते थे, अफसाना कैसे लिखें वो बताते थे। तो ये उस मौके की तस्वीर है जेएनयू की। भाई वाह वाह। ओहो, ये अजहर आलम साहब के साथ ये है। कलकत्ते में हम लोग गए थे और वहाँ बैठे थे किसी रेस्टोरेंट में, तो उस वक्त की ये तस्वीर है। और हम दोनों दोस्त मतलब घंटों बातें किया करते थे, थिएटर पर, ड्रामे पर हम ख्याल भी थे। और मुझसे 1 साल सीनियर भी थे कॉलेज में, कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं। और पहला ड्रामा जब इन्होंने किया था उस वक्त से मैं इनका नाजरीन हूँ और शामिल रहा हूँ इनके साथ। अच्छा, अजहर आपसे सीनियर थे 1 साल? अच्छा, 1 साल सीनियर थे मेरे कॉलेज में। तो अजहर तो मुझसे जूनियर थे भाई। मगर हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में बात। हाँ, अल्लाह गरीब बहुत अच्छे रहमत दोस्त करे। थे मेरे। और उन दिनों मैं भी कोविड में था जब इनका इंतकाल हुआ था और डिप्रेशन में चला गया था मैं, बल्कि जब ये खबर मिली थी। वाकई जी, बिग लॉस, बिग लॉस, बिग लॉस। वाह। जी, ये मुश्ताक काक साहब हैं, जम्मू में एमेचर थिएटर के डायरेक्टर हैं। श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में भी डायरेक्टर रहे हैं और दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे प्लेस किए हैं। ये अभी अजहर साहब की पहली बरसी के मौके पर कलकत्ते में जश्न अजहर हुआ था, तो उस मौके पर मैं यहाँ से गया था और वो जम्मू से आए थे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और 90s से दोस्त हैं हम लोग। 20-30 साल हो गए हम लोगों की दोस्ती को मुश्ताक साहब के साथ। मुश्ताक काक, ओहो जी, मुश्ताक काक। इन्होंने में एक ड्रामा भी मैंने जो इब्सन का तर्जुमा किया था उसे भी पेश किया था इन्होंने। ये यहाँ एनसीपीओएल ने स्कूप में दारा शिकोह पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाया था। उस मौके पर एक सेशन में मैं और सैयदा सैयदैन साहिबा हैं और फिल्म डायरेक्टर उमराव आप थे। तो एक सेशन, हाँ, तो एक सेशन हम लोग एक मतलब डाइस शेयर किया था उस हवाले से। वो मीडिया के हवाले से था, थिएटर के हवाले से था वो। तो उस मौके की ये तस्वीर है। और नई मनीष साहब हैं जो मनीष, हाँ हाँ, हम लोगों के दोस्त। ओहो, सबसे इम्पोर्टेंट तस्वीर है साहब। जी जी, बहुत। ये अभी बहुत रिसेंट तस्वीर है, बल्कि जून में शायद 5 जून को ये गालिब इंस्टीट्यूट में ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जावेद दानिश साहब, उनकी किताब हिजरत के तमाशे के पर मुज़ाकरा था और उनकी इजरा भी था।
तो उस मौके की ये है। सदीक रहमान कदवई साहब उस्ताद मेरे, गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इदरीस साहब, जावेद दानिश साहब आप खुद यहाँ मौजूद हैं, और जावेद हसन। तो बहुत अच्छा मुज़ाकरा था ये, और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई थी। ऐसे मौके कम मिलते हैं इस तरह के मुज़ाकरे के। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस है। वो एक फंक्शन के बाद हम लोग जमा हुए थे। तो ये फारसी के ये है राजेंद्र कुमार जी, चेयरपर्सन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। प्रोफेसर इब्ने कंवर साहब हैं, साबिक सदर शोबा उर्दू, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर। हसनैन साहब अरबिक के हैं, मैं हूँ, और ये अरबी फारसी के उस्ताद हैं रियाज साहब, और ये जसीमुद्दीन साहब हैं जो अरबी के उस्ताद हैं। तो एक कहकशां है ये अरबी, फारसी, उर्दू, और हम तीनों लोग जैसे एक डिपार्टमेंट की तरह रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ है। तो वो उस मौके की एक तस्वीर है, ये यादगार तस्वीर। वाह। ये टीचर्स डे के मौके पर मेरे तालिबे इल्म यकजा होते हैं, एक साथ जमा होते हैं मेरे ऑफिस में, और जो प्यार करते हैं मुझसे, तो उस ऐसे ही मौके की एक तस्वीर है। और इसमें ये तमाम आजकल जो है चारों जो है ये उस्ताद हैं। अरे वाह। ये एक टेक्निकल फील्ड में है, ये इमामुद्दीन है, ये वहाँ झारखंड में उस्ताद हैं। अब्दुल रहमान है, ये यहाँ दिल्ली में उस्ताद है। अली मुल्ला है, ये गोरखपुर में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर है, और बीच में वो बॉम्बे में है आजकल टेक्निकल फील्ड में, और काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है ये। तो ये इस मौके की मेरे ऑफिस की तस्वीर है, ये डिपार्टमेंट की है। तो वो उस मौके पर ये बच्चे जमा होते हैं, अब भी ये है, ये रवायत है। ये हम उज़्बेकिस्तान एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे, उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट की दावत पर, नवोई में। तो ये वहाँ की तस्वीर है। एक डेलीगेशन जो दिल्ली से गया था, हिंदुस्तान से, चंद्रशेखर साहब वहाँ कल्चरल काउंसलर हैं, तो वो भी वहाँ मौजूद हैं। हसनैन अख्तर साहब हैं, प्रोफेसर इब्ने कंवर साहब हैं, वो वहीं के नवोई के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जो वाइट सूट में और टाई में है, और वो रूमी एकेडमी के डायरेक्टर हैं जो ग्रे सूट में है। मैं हूँ, और मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर असलम परवेज साहब हैं, जो उस वक्त मानू के वाइस चांसलर थे, और एक डिप्लोमेट पर गए थे वहाँ, कुछ MOU साइन करना था उनको वहाँ की यूनिवर्सिटी से। और साथ में फारसी के उस्ताद हैं, उसके साथ अली मशरफ साहब, वो भी फारसी के उस्ताद हैं। तो ये फारसी, अरबी और उर्दू का एक डेलीगेशन वहाँ गया था, भूमि के हवाले से सेमिनार था, तो वहाँ और उन लोगों ने बहुत अच्छी ज़ियाफत की थी। ये बहुत अच्छी तस्वीर है। ये अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो हमने अभी प्ले किया, सलीम अली साहब ने डायरेक्ट किया था, मैं उसका टेक्निकल डायरेक्टर और डिक्शन देख रहा था। तो उस मौके की ये तस्वीर है। लुबना है बिल्कुल स्ट्रीम हमारे लेफ्ट में, बिल्कुल दूसरी तरफ मेरे उल्टी तरफ, और शुभना नारायण है, इन्होंने डांस डायरेक्ट किया था इस प्ले का। ये शेक्सपियर के एक प्ले को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था उर्दू में, दिले नादा के नाम से। लव कॉमेडी एक है। तो ये उस मौके की तस्वीर है, ये सेट के साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभी मंच का है की तस्वीर है ये। हाँ, ये रीता गांगुली है, ये उसमें जो गीत थे वो गाने आपने कंपोज किए थे, जो गजलें थी, जो चीजें थी। तो ये उस मौके की ही तस्वीर है, ये दिल नादा के मौके पर। ये उज़्बेकिस्तान में वहाँ के वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, तो उनके साथ मैंने कुछ अपनी किताबें उनको तोहफतन पेश की थी, उनकी लाइब्रेरी के लिए वो है। और ये उर्दू की सदर शोबा है वहाँ उज़्बेकिस्तान में, जो एशियन स्टडीज़ एक सेंटर फॉर एशियन स्टडीज़ है, वहाँ उर्दू हिंदी का मुश्तरका शोबा है, तो उसके ये सदर शोबा है। नीलोफर क्या ऐसी कुछ नाम है? हाँ, नीलोफर कुछ मास्कोवा या इस तरह का नाम है जी। ओह, ये सिकंदरिया है, मिस्र में गया था, तो ये सिकंदर आजम का किला है पीछे सिकंदरिया में। तो ख्वाजा इकराम साहब, जी, तो उस मौके पर हम लोग वहाँ एक लाइट बोर्ड की तस्वीर है, ख्वाजा इकराम साहब, मैं था, और एक शाह रहमत मलिक साहब, और बॉम्बे से हमारे, लंदन से हमारे दोस्त आए थे। तो एक डेलीगेशन था वहाँ। अजहर यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस, 2 कॉन्फ्रेंस थी बल्कि, एक अजहर यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में और एक एशियन स्टडीज़ में। तो दोनों कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला था। तो ये सिकंदर आजम के किले के सामने हम लोग हैं बैठे हुए, ये समुद्र के किनारे। ये थिएटर, दूसरा थिएटर फेस्टिवल अजहर आलम ने बहुत अच्छा ये किया था
कि थिएटर कॉन्फ्रेंस शुरू किया था कि हर साल थिएटर के किसी एक मौजू पर वो एक कॉन्फ्रेंस करते थे और मुख्तलिफ लोगों को बुलाते थे, बॉम्बे से, पुणे से, ये भोपाल से, अलग अलग जगहों से जहाँ थिएटर कर रहे हैं, शोलापुर से। तो दूसरे थिएटर कॉन्फ्रेंस के मौके पर है जिसमें मैं कलीदी खुतबा के लिए बल्कि मुझे कहा गया था, तो वो मैं वहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ। नईम अनीस साहब हैं और ये कलकत्ते के ही रफीक अंजुम साहब है। तो ये एक सेशन की तस्वीर है, वही एनसीपीएल के ताउन से ये कॉन्फ्रेंस होती है। ये अभी एक सेमिनार हुआ था कैफी के 20वीं बरसी के मौके पर लखनऊ में, तो उसमें मुझे कैफी पर एक लेक्चर के लिए मदऊ किया गया था, तो वो लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ। यहाँ अम्मार रिजवी साहब जो उत्तर प्रदेश के मतलब कारगुजार वजीर आला भी रह चुके हैं, दाहिनी से दूसरे बाएं से दूसरी तरफ। प्रोफेसर शाहिद दौलवी मेरे उस्ताद हैं और कैफी एकेडमी के डायरेक्टर हैं हुसैन साहब, और मैडम है जो निजामत कर रही थी वहीं उर्दू की प्रोफेसर रही हैं, रिटायर हो चुकी हैं वहाँ से किसी एक कॉलेज से। तो ये कैफी के शायरी में समाजी सरोकार के मौजू पर एक लेक्चर के लिए मुझे मदऊ किया गया था। ये दुख्तरान ये 2016 में उर्दू स्पीकिंग यूनियन, जी उर्दू स्पीकिंग यूनियन है, उन्होंने एक ड्रामा वर्कशॉप के लिए मुझे मदऊ किया था जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग और एक्टिंग और थिएटर डायरेक्शन के हवाले से 10-12 दिन का वर्कशॉप था। तो उस मौके पर गालिबन दूसरे मतलब सेकंड लास्ट डे की एक तस्वीर है, ये लोग पार्टिसिपेंट है वहाँ की और बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छी है। इनके साथ शायद आपने प्रोडक्शन भी किया है, उसके बाद आप 2017 या 18 में आप गए थे, 18 में तो एक प्रोडक्शन किया था, तो इनमें से कुछ लोग थी उस प्रोडक्शन में। हाँ, बिल्कुल। देखी थी। तो ये एक लाइट मोमेंट है वहाँ की, इनके लॉन की है ये बहुत अच्छा तजर्बा था। ये तस्वीर क्या बताइए, वेरी गुड। हाँ ये जी जी जी, तो वो ये एक ख्वाजा अहमद अब्बास का ड्रामा है लुमुम्बा, और कॉन्गो के लुमुम्बा से हम वाकिफ है कि वहाँ लुमुम्बा को किस तरह से एक तरह से उनका कत्ल किया गया था। तो उस कहानी पर मबनी लोकेश जैन हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक ड्रामा तैयार किया था काला सूरज सफेद साए। वाह। तो ये उस ड्रामे की तस्वीर है, ये लुमुम्बा के कैरेक्टर में है और मैं ख्वाजा अहमद अब्बास के कैरेक्टर में। तो उसमें ख्वाजा अहमद अब्बास का किरदार मैंने अदा किया था और सैयदा सैयदैन साहिबा खुद मौजूद थी, प्ले देख रही थी। तो उन्होंने मुझे प्ले के बाद कहा कि आप क्या ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के करीबी रहे हैं, दोस्तों अजीजों में रहे हैं? तो मैंने कहा मैंने तो देखा भी नहीं, उनसे मुलाकात का भी शर्फ हासिल नहीं हुआ है, तो कुछ पढ़ा है उनको या उनके बारे में। तो वो कह रही थी कि आपने जिस तरह से उनको पेश किया है ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है और उनका चलना, उनका बोलना, उनका उठना बैठना, ऐसा लगा कि वो खुद मौजूद है यहाँ। तो वो उस प्ले की एक यादगार, बड़ी अच्छी तस्वीर, ये उस मौके की है। ये ओहो, बहुत अच्छा प्ले था ये श्रीराम सेंटर में खेला गया था। ये उसी प्ले का हिस्सा है और ये जो उस बच्चे को समुद्र के किनारे, ये वाकया हम सबको याद होगा, ये तस्वीर बहुत यादगार तस्वीर है। बहुत यादगार तस्वीर। तो वो जो बच्चे हैं और जिस तरह से वो जो खानों से हम जहरीली चीजें निकालते हैं एटमी हथियार बनाने के लिए, उससे जो चीजें हो रही हैं, ये उस मौके की एक तस्वीर है उसी प्ले की कि मैं एक्ट कर रहा हूँ और इस मंजर के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं। वो बहुत यादगार, ये इस वक्त रोना आ जाता है इस तस्वीर को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, वाह। ये वही उज़्बेकिस्तान की है, ये मदरसा कहलाता है, समरकंद में का मदरसा है ये बहुत तारीखी और बहुत यादगार मदरसा है ये। तो उसके सामने की ये तस्वीर है, ब्यूटीफुल, वाह वाह। और बहुत गर्मी थी इसमें। ये मिस्र के अहराम की वो तस्वीर है जो मिस्र का वो बनाया गया है। तो ये मिस्र के दौरे की एक पिरामिड्स तस्वीर है यहाँ सामने, पिरामिड्स के। जी, वाह वाह। ये अभी 2021 में मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने एक नेशनल अवार्ड और एक स्टेट अवार्ड शुरू किया है थिएटर के हवाले से। तो पहला नियाज अहमद खां मेमोरियल नेशनल अवार्ड जो है उसके लिए पता नहीं मेरे नाम का इंतखाब उन्होंने किया था। तो ये वो उस अवार्ड सेरेमनी की तस्वीर है कि उन्होंने मुझे, जैसे आप बता रहे हैं, मेरे कामों को देखते हुए ये नेशनल अवार्ड दिया था। तो कमाल अहमद साहब बिल्कुल हमारे दाहिनी तरफ हैं, मैं हूँ,
और कमर जावेद हैं जो रानीगंज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थिएटर पर, और इनको अजहर आलम के नाम से दूसरा स्टेट अवार्ड जो है वो शुरू किया है। तो अजहर आलम अवार्ड कमर जावेद साहब को दिया गया था और ज़हीर अनवर साहब है, तो ज़हीर अनवर साहब कमाल अहमद साहब के हाथों ये अवार्ड मुझे दिया गया। क्या बात, ब्यूटीफुल फोटो। ये एक प्ले हम लोगों ने किया था 2018-19 में, तो उसमें एक टीचर के ही कैरेक्टर में मैं हूँ। सवाल के नाम से ये एक कहानी थी, उस कहानी को हमने ड्रामेटाइज किया था और वो पेश किया था। तो उसकी ये तस्वीर है जो ये गालिब इंस्टीट्यूट में हमने इसका शो किया था, उसके फेस्टिवल में शामिल था ये प्ले। ब्यूटीफुल, क्या बात है साहब, वंडरफुल, क्या जबरदस्त सफर रहा। मुबारक हो, बहुत अच्छी तस्वीरें, वेरी इंटरेस्टिंग बातचीत। तो एक फॉर्मूला सवाल मैं तमाम पेट्रन्स, तमाम दोस्तों से, उस्तादों से क्या करता हूँ कि साहब ये जो कोविड-19, अब मैं इसको कहता हूँ कोविड-19 सीरीज जो है, क्योंकि अभी तक चल रहा है मामला, ये जो था आपके लिए रहमत थी या जहमत, इस कैसा तजुर्बा रहा आपका? देखिए, ये तजर्बा बहुत ही एक तरह से कह लीजिए कि दो तरह से मैं इसे देखता हूँ कि एक तरफ तो बहुत तल्ख तजर्बा रहा, तल्ख इन मानों में कि इस कोविड के बेरहम हाथों ने बहुत से ऐसे फनकारों को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे अदीबों को हमसे छीन लिया, हमसे जुदा कर दिया, कि जिनमें मैं अपने बहुत करीबी दोस्तों में देखता हूँ तो अजहर आलम है, मौला बख्श है, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी है, अंजुम उस्मानी है, ये हमारे गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रज़ा हैदर वो हैं, डॉक्टर रज़ा हैदर साहब हैं, और इस तरह के और भी, खुद मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी साहब की बेगम हैं, तरन्नुम रियाज हैं। तो ऐसे बहुत से फनकारों और बहुत से थिएटर के, अनीस जावेद बॉम्बे से, अनीस जावेद थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट, उनको हमसे छीन लिया। तो इस तरह बहुत से फनकारों को, बहुत से अदीब व शायर को हमसे वो छीन कर ले गई। दूसरी, और खुद मैं भी उसमें मुब्तला रहा, और बहुत सी जाने गई जो हमारी इकोनॉमी की हालत हुई या जो समाजी सूरत हाल जिस तरह से पैदा हुई या जो, तो उन मानों में बहुत ख़राब रहा। लेकिन दूसरे, हमें इससे बहुत कुछ सीखने का मौका ये मिला कि इस तरह के नागहानी हालात में भी किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, किस तरह से समाज को देख सकते हैं, और किस तरह से इंसानों की मदद कर सकते हैं। जिस तरह से देखें कि मदद करने वाले लोग जिस तरह से सामने आए, पहले कभी इस तरह से मदद करने वाले लोग सामने नहीं आए थे, और उनका एक बार जब हाथ खुला, उनके जहन में एक बार जब ये आया, तो अब जरा सी किसी को तकलीफ होती है तो मदद करने के लिए फौरन हम आगे बढ़ते हैं। खुद जब 2020 का लॉकडाउन हिंदुस्तान में चल रहा था, तो उस जमाने में जो फैक्ट्रीज थे बंद हो गए, जो दूसरे स्लम्स थे वहाँ लोगों को खाने नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने जैसे एक किचन, मुश्तरका किचन एक बनाया था, और वहाँ 2-2.5 हज़ार लोगों का खाना, लंच, और 2-2.5 हज़ार लोगों का डिनर हम लोग पकवाते थे। और अपनी गाड़ी में, मैं अपनी गाड़ी में अगली सीट, पिछली सीट, या अगली सीट पर एक बैठते थे और पिछली सीट डिक्की सब में भर करके उन फैक्ट्रीज एरिया में, उन स्लम एरियाज में, उन गरीबों की बस्तियों में जाकर खाना पहुंचाते थे। मैं तकसीम करना तो नहीं कहूँगा, खाना पहुंचाते थे हम। तो ये जज्बा भी लोगों के अंदर पैदा हुआ, और डोनेशन का जज्बा पैदा हुआ, और इंसानी जिंदगी को कैसे बचाया जा सकता है वो जज्बा भी पैदा हुआ। फनकारों के लिए भी एक तरह से ये कहिए कि किस तरह से इस तरह के हालात में भी ये ऑनलाइन, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इससे पहले नहीं आया था जहन में जूम पर या गूगल मीट पर, या इस तरह से जिस तरह से हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू कर पा रहे हैं, ये भी हमें एक मौका इनायत किया, और या एक तरीका, एक डिवाइस हमें दिया इस कोविड ने। तो कोविड ने दो तरह से हमें फायदा पहुंचाया, तो एक तरफ से हमें नुकसान पहुंचाया। हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो एक तरफ वो नुकसानात है, तो दूसरी तरफ ये फवायद भी है कि हमारे जज्बात को, हमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी दी, जिसकी वजह से इन नए अपॉर्चुनिटीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज। बिल्कुल, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस भी अब हम कर रहे हैं इस पर। साहब, आपके चाहने वाले, आपके परस्तारों जो हैं, साथी, दोस्त, वो हमारे साये दीवार पर, हमारी वॉल पे आ चुके हैं। बहुत सारे दोस्त जमा हो चुके हैं। सबसे पहले नई मनीष भाई, सुबह सुबह उन्होंने वादा किया था कि वक्त पे आ जाएंगे, तो नई मनीष आ गए हैं, और नई मनीष आपको आदाब कह रहे हैं। शेख परवेज भी कलकत्ते से देख रहे हैं, नई मनीष कोलकाता से देख रहे हैं दोस्तों, और वो कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज के रूह रवा हैं, और शेख परवेज हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पब्लिशर हैं।
अदीबा इंटरनेशनल, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं। कशफुद्दुजा हमारे एक रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे, बिहार से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। जी। और नई मनीष कह रहे हैं हरदम रवां हरदम जवां, सलामत रहो भाई, आपको दुआएं भी दे रहे हैं। सादिका जी नासिर जी। साहिबा बड़ी मेरी इस अच्छी। रवानी में उनका भी हाथ है, मेरी इस रवानी में, और जो कुछ भी मैं अभी कर रहा हूँ उसमें उनका भी हाथ है, ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सर जाती है। नई मनीष की बहुत, ही इज वेरी एक्टिव, हाँ जी, बहुत। वेरी एक्टिव। सादिका नासिर साहिबा हमारी टोरंटो की बड़ी बहुत ही अच्छी फिक्शन राइटर हैं, वो आदाब कह रही हैं। और कशफुद्दुजा कह रहे हैं कि बहुत बेहतर, बहुत अच्छा तारुफ पेश किया गया। मोहम्मद उसामा देख रहे हैं और दुआ देते हैं हमेशा ये कि अल्लाह आपको सलामत रखे। नियाज जयराजपुरी भाई हमारे आमीन। देख रहे हैं आजमगढ़ से, और आपको आदाब कह रहे हैं। सादिका नासिर कह रही हैं दानिश साहब आपके दानिश कदा का एक और इल्मी कारनामा, मुबारकबाद। और मोहम्मद सालिहीन हमारे मज़ाह निगार हैं, कोलकाता के दोस्त, वो भी सलाम कह रहे जी हैं। जी। और देखिए हमारे बड़े अच्छे हाँ, दोस्त हैं साई नवाज भमरू साहब, ये मेरे बड़े करम फरमा हैं और दोस्त हैं, ये कुवैत से देख रहे हैं। और वाह। और आदाब कह रहे हैं। हमारे सोशल एक्टिविस्ट हमारे मंजर जमील भाई कोलकाता से देख रहे हैं और कह रहे हैं वेलकम द मॉडर्न लेजेंड्स। और इरशाद अहमद भाई दिल्ली से देख रहे हैं, हमारे अलीगढ़ के साथियों में हैं। और जी मोहम्मद नौशाद उस्मानी साहब कह रहे हैं बहुत उम्दा जनाब। दोस्तों ये जरूर लिखें कि आप किस जगह से देख रहे हैं, क्योंकि मैं और काजिम भाई दोनों चश्मा लगाते हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम होती, तो ये जरूर बता दें। नहीं, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतनी दूर दराज से देख रहे हैं। सुभाष गुप्ता शफीक भाई देख रहे हैं, आप सबकी खिदमत में सुभाष गुप्ता का उदयपुर होशियारपुर से आदाब भाई, वाह क्या बात है। निगार अजीम साहिबा देख रही हैं, सलाम कह रही हैं दिल्ली से। अहमद जावेद हमारे जर्नलिस्ट दोस्त, और ये देख रहे हैं पटना से, आजकल मेरे ख्याल में पटना में है, सलाम कह रहे हैं सलामत रहें अजीम फनकारों की यादगार मुलाकात। तो ये मैं जैसे जैसे दोस्त आते जाएंगे मैं उनको एक्नॉलेज करता जाऊंगा। और जनाब आइए कुछ बातें भी हो जाएं। हजरत आपकी जवानी जी। माशाल्लाह दिल नवाज अब भी दिखाई देती है, आप जवान हैं अभी भी। बचपन कहाँ और कितना शरीर गुजरा ये बताइए। बचपन मेरा कलकत्ते में गुजरा, और कलकत्ते में पहले मैं खिदरपुर इलाके में, फैंसी मार्केट बहुत मशहूर जगह है, तो ठीक फैंसी मार्केट के अपोजिट में वहाँ एक पेट्रोल पंप है उसके साथ में ही, और उसके अपोजिट में खिदरपुर कॉलेज के जाने की एक पतली सी गली है, तो उस गली में रहता था। वहाँ कलकत्ते में बाड़ी कहते हैं, तो उस बाड़ी में मेरा बचपन गुजरा, और वहाँ से 28 नंबर में शाम का वक्त गुजरता था, जहाँ मेरे रिश्तेदार थे, और वालिद साहब मेरे कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में मुलाजिम थे, तो वहाँ से पोर्ट भी बहुत करीब था, तो बचपन तो वहाँ गुजरा। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ कलकत्ते उससे मटिया बुर्ज की तरफ बढ़ते हैं, तो एक इलाका है ब्रुकलिन, तो वो पोर्ट के गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, तो वालिद साहब को जब वो क्वार्टर मिल गया तो वहाँ हम लोग शिफ्ट कर गए, और वहीं कलकत्ता डॉक्टर बोर्ड प्राइमरी स्कूल एक हुआ करता था, उस स्कूल से प्राइमरी की तालीम हासिल की, जिसको प्राइमरी स्कूल को बाद में वहाँ के असातिज़ा को तनख्वाह न देने के लिए डॉक्टर बोर्ड ने डिसोन कर दिया कि हमारा कोई स्कूल ही नहीं है, और टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े और सबने कहा कि नहीं, वहाँ स्कूल था ही नहीं, जिस स्कूल से मैं फारिग हूँ। 5वीं तक वहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद खिदरपुर में ही एक स्कूल है मौलाना मोहम्मद अली हाई मदरसा, इस नाम से है, तो छठी में वहाँ दाखिला लिया और 2 साल वहाँ तालीम हासिल की, छठी और 7वीं। और 7वीं में जब मैं आया तो थोड़ा शऊर आया, तो मैंने कहा कि मदरसा में पढ़ रहा हूँ मैं, वो मौलाना मोहम्मद अली हाई मदरसा नाम है, तो मुझे मदरसा से डिग्री नहीं लेनी है। तो वहाँ से फिर मैं 8वीं क्लास में सीएमओ हाई स्कूल में चला गया, और सीएमओ हाई स्कूल से मैंने 8वीं 9वीं 10वीं किया, और वहाँ से मैट्रिकुलेशन करने के बाद फिर मौलाना आज़ाद कॉलेज में आया, और वहाँ से इंटरमीडिएट यानी 11वीं 12वीं, और फिर उर्दू ऑनर्स ग्रेजुएशन मैंने मौलाना आज़ाद कॉलेज से ही किया। और स्कूल में जैसे तमाम बच्चे शरारती होते हैं, वो तमाम शरारतें मैंने भी की। फुटबॉल स्कूल के कमरे में खेला करता था, शाम के वक्त ऊपर एक बड़ा हॉल हुआ करता था, उस वक्त पार्टीशन नहीं हुआ था उसका, नई नई छत ढाली गई थी, तो वहाँ टिफिन के वक्त, वहाँ टिफिन कहते हैं, लंच के वक्फे में फुटबॉल खेला करते थे।
जिसकी वजह से जब मैं कॉलेज में आया तो फिर मुस्लिम इंस्टीट्यूट के फुटबॉल टीम में भी रहा, कॉलेज की फुटबॉल टीम में भी रहा और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया। और वो तमाम थोड़ी सी सियासत मतलब जो वहाँ हो रही थी लिटरेरी, तो मैं वहाँ कल्चरल कन्वीनर भी रहा, कल्चरल सेक्रेटरी भी रहा मैं कॉलेज में। और फिर वहाँ से 1992 में शरारत करने की गरज से ही एक अपने दोस्त के साथ दिल्ली चलो, दिल्ली शरारत करेंगे अब वहाँ, तो जेएनयू का फॉर्म भरा और वहाँ मेरा दाखिला तो हो गया। मेरे जो दोस्त थे हिस्ट्री ऑनर्स वाले उनका नहीं हुआ, तो उन्होंने बाद में जामिया से एमए किया। तो फिर जेएनयू में से एमए, एमफिल, मास कम्युनिकेशन और पीएचडी जेएनयू से हासिल की। और वो शरारतें एमए तक की, एमए के बाद थोड़ी संजीदगी हुई जिसकी वजह से अब फिर आया। तो वो तालिब इल्म या स्टूडेंट लाइफ में जितनी तरह की शरारतें हो सकती हैं वो तमाम शरारतें की हैं, कि वो कॉलेज स्कूल से भागकर सिनेमा देखना हो, या कॉलेज से भागकर सिनेमा देखना हो, या स्कूल से निकल कर मोहन स्पोर्टिंग का मैच देखने जाना हो, जिसकी वजह से वहाँ घुड़सवारों से वो छड़ी भी खाई बरसात में, खुसूसन छड़ी खाने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ होती थी। तो जब वो उमर साहब का ऑफिस था स्कूल के साथ में ही, और उन दिनों उमर साहब सेक्रेटरी हुआ करते थे मोहन स्पोर्टिंग क्लब के, तो वो हमारे यूनिफॉर्म को देखकर भगा दिया करते थे। तो फिर बाद में मैच के दिन एक शर्ट एक्स्ट्रा बैग में लेकर आता था, कि शर्ट उतार कर फिर अपनी दूसरी शर्ट पहन करके मोहन स्पोर्टिंग के मैच देखने जाया करता था वहाँ। तो ये उमर साहब को जब बाद में मालूम हुआ तो उन्होंने कहा सीएमओ के बच्चों के लिए फ्री एंट्री है, कोई टिकट नहीं लेगा वो, तो गैलरी तक फिर आराम से आता था फुटबॉल देखते। जो दोस्त तो ये कलकत्ते से वाकिफ नहीं है उनको ये बता दें कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब कलकत्ता का बहुत ही नामवर और बड़ा कदीम फुटबॉल क्लब है, फुटबॉल खेलने के लिए वहाँ, जिसको हमारे वेस्टर्न दोस्त जो हैं वो फुटबॉल नहीं सॉकर कहते हैं, और सॉकर क्लब है वो बहुत अच्छा। तो हाँ, तारा इकबाल साहिबा देख रही हैं रायबरेली से, आपको सलाम कह रही हैं, और निगार अजीम साहिबा दुआ दे रही हैं, फिक्रमंद है नजर न लगे माशाल्लाह, यानी आपकी सेहत पे कमेंट कर रही हैं। और साईं नवाज भाई कह रहे हैं दानिश भाई बहुत करती हैं, उनके दुआएं अब तक काम कर रही हैं जी, वो हमेशा दुआएं देती हैं और उनसे दुआएं हमेशा मिलती रहती हैं मुझे। निगार अजीम साहिबा की मोहब्बत शामिल। और साईं नवाज बमरू भाई कह रहे हैं दानिश भाई शुक्रिया, आप माशाल्लाह याद रखते हैं, जवाब देते हैं, आप जब कुवैत आए थे आज भी दोस्त याद करते हैं। अच्छा, अनवारुल हक भाई भी देख रहे हैं दिल्ली से, तस्वीरों की ज़बानी जो तारुफ आपने पेश किया बहुत खूबसूरत, डॉक्टर काजिम साहब को मजीद जानने का मौका मिला आपके तवज्जुह से, अच्छा साहब। और संतोष बकाया हमारी बड़ी अच्छी लर्नेड राइटर पोइट हैं और फिक्शन राइटर भी हैं, और ये देख रही हैं जयपुर से। और संतोष बकाया साहिबा जैसे दोस्तों की वजह से हम आज 113वां एपिसोड कर रहे हैं, यानी संतोष मेरे ख्याल में शायद एक आध मिस किया होगा इन्होंने। इनकी आशीर्वाद, इनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रही हैं। आपको जो किताब दी है हमने उसमें देखिएगा संतोष बकाया का बहुत अच्छा तज्जिया है हमारे ड्रामे, जी जी, ऑटिज्म वाले ड्रामे पे। देखिए अच्छा, उबैद खान साहब देख रहे हैं टोरंटो से, हमारे विडबी से, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जावेद भाई, शुक्रिया। और जान शीन साहिबा देख रही हैं, अभी पूरी तरह नहीं देख रही हैं, अभी खिड़की पे आई हैं मॉरिशस से, और आपको अब आदाब थोड़ी देर में करेंगी। हम लोगों की स्टूडेंट रही हैं जानशीन। और मुश्ताक कादरी भाई जो हैं ये भी जी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे ही खड़े हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, या हमारे दिल्ली दोस्तों में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मुश्ताक साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी जी, हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी डिनर विनर खिलाए इन्होंने हमें। तो मुझे याद है जब ये पीएचडी कर रहे थे तो हम लोगों की खातिर बहुत की थी, और पता चला था कि प्रोफेसर हजरात ने क्या रखा है कि जितने बाहर से हमारे दोस्त आए उनको डिनर कराना पीएचडी वालों की उसमें शामिल है रूटीन में। बहुत मुखलिस है, बहुत मुखलिस। हाँ, बहुत अच्छे हैं। शहनवाज हाशमी साहब देख रहे हैं, बहुत खूब कह रहे हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ बातें भी करने दीजिए। शागिर्द शहनवाज हाशमी साहब बहुत ज़हीन लड़का है माशाल्लाह जी। तो बचपन की खूबसूरत तस्वीर आपने बताई, और जो शरारत वाली बात आप बता रहे थे उसका कुछ अंदाजा आपके चश्मे से भी हो रहा है माशाल्लाह। तो जैसा रंगीन चश्मा आपने लगाया हुआ है, समझे, और सेहत के मामले में भी यानी क्या नाम उनका, निगार अजीम फिक्रमंद थी, इसलिए उन्होंने भी दुआएं दे दी आपको माशाल्लाह। ये जो ड्रामे का रोग है जाहिर है कलकत्ते की देन रही होगी, मगर कैसे और किस तरह, ये बताइए।
ये बिल्कुल वजह फरमाया आपने। कलकत्ते में जब मैं कॉलेज में आया 1987 में, मौलाना आजाद, तो वो साल मौलाना के 50 साल गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था, और उस मौके पर बहुत सारे प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम हो रहे थे। तो हम लोग जब आए और अजहर साहब, अजहर नहीं भाई और दूसरे लोग मोहम्मद जान हाई स्कूल से 12वीं करने के बाद, कॉलेज का पहला साल उनका भी था और कॉलेज का पहला साल हम लोगों का भी था। तो वहाँ कॉलेज में ये हुआ, और उस जमाने में नईम अनीस साहब कल्चरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो ये तय हुआ कि क्यों ना हम लोग ड्रामा भी करें। तो वो ड्रामा करने का तय हुआ, और फिर बाद में वो ड्रामा ये तय किया गया कि ये ड्रामा करेंगे, वापस नहीं करेंगे। शायद इस मौजू से वो ड्रामा था, और जहीर साहब को उसकी हिदायतकारी की जिम्मेदारी दी गई। तो अदाकार तलाश को ढूंढा गया है, तो हम लोग भी थे साथ साथ, लेकिन उस वक्त हिम्मत नहीं हुई कि हम स्टेज पर आए। तो पीछे पीछे तो रहे, और अजहर भाई ने उसमें फीमेल कैरेक्टर किया था, क्योंकि वो बॉयज कॉलेज था, उसमें लड़कियां नहीं थी, तो फीमेल कैरेक्टर वो किया। तो वहां पहली बार एक तरह से बाज़ाब्ता ड्रामा देखने का मौका मिला। फिर कलकत्ते में ड्रामा की सरगर्मियां जहीर साहब हों या कमाल भाई, राशिद साहब, और दूसरे बांग्ला ड्रामे भी होते थे। तो नईम भाई के साथ ही या मुस्लिम इंस्टीट्यूट में ड्रामे हुआ करते थे, तो ड्रामे देखने का वहां मौका मिला। सैयद हैदर अली उस जमाने में बहुत ड्रामे करते थे, और एक उर्दू थिएटर एकेडमी भी कायम की गई थी कलकत्ते में, उसके भी डायरेक्टर हैदर अली खान थे। तो फेस्टिवल्स भी हुआ करते थे। तो एक तरह से चस्का वहां लग गया, और वहां बीच बीच में कोशिश की कि स्टेज पर आऊं, लेकिन स्टेज पर नहीं आ सका। देखने में, और मैं रिव्यू करने लगा, जो मैं देखता था उसके रिव्यू करता था, अखबार मशरिक और आज़ाद हिंद में शाये हो जाया करते थे वो छोटे। जब दिल्ली आया 1992 में, तो उसी साल यहाँ मौका मिला, और एक हम लोगों ने अपना ग्रुप बनाया जुगनू। वागिश जा भाई बहुत सीनियर हमारे थे, वो थे, मैं था, और लोग थे। तो उन लोगों ने जुगनू के नाम से एक ग्रुप बनाया, और नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया, और समाजी मसाइल पर, और उस वक्त के जो भी करंट मसाइल हुआ करते थे उस पर हम लोगों ने किया। ये पुल हिल रहा है, चूहा, बिजुलिया भौजी, इस तरह के ड्रामे हम लोगों ने, वागिश भाई लिखा करते थे, हम सब लोग लिखा करते थे, और वो पेश करते थे। लेकिन फिर 1996 आते आते थोड़ी सी मान पड़ने लगी नुक्कड़ नाटक की सरगर्मी, 95 तक। तो वहाँ इप्टा को फिर रिवाइव किया हम लोगों ने जेएनयू में, जिसमें सरगर्म मैं था, और उसमें बिच्छू ड्रामा पहली बार हमने किया, जिसमें लीड कैरेक्टर भी मैंने एक्ट किया था उसमें। लेकिन फिर इप्टा से मैं कुछ वहाँ जो लोग थे उनके साथ ही नहीं रहा। तो फिर 1996 में मैंने बहरूप आर्ट्स ग्रुप के नाम से एक ग्रुप कायम किया, और हसन साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई उर्दू ड्रामा ग्रुप कायम हो और जेएनयू में वो काम करे। तो हसन साहब की एक तरह की ख्वाहिश थी। पाशा साहब हमारे, अनवर पाशा साहब हमारे साथ थे। तो इस ग्रुप के बारे में मैंने सोचा। फिर मेरे साथ हादी सरमदी आए, शहबाज हसीबी आए, और फिर शाहिद अनवर भाई हमारे साथ आए, शाहिद भाई। और फिर उसके बाद ये बहरूप पहला 1996 के उर्दू एकेडमी ड्रामा फेस्टिवल में मनोज मित्रा का ड्रामा काक चरित्र का उर्दू तर्जुमा हम लोगों ने काले कौवे ने कहा के नाम से, मेरी हिदायतकारी में वो पेश किया गया था वो ड्रामा। तो पहला मेरा हिदायत करदा ड्रामा वो मनोज मित्रा का वो ड्रामा है 1996 में। और उसके बाद फिर बहरूप के लिए मैंने डायरेक्ट लगातार मुसलसल ड्रामे किए, एक्टिंग की। बहरूप के लिए मैंने ज़्यादातर ड्रामों में एक्टिंग की, और उस ज़माने में 8-10 साल तक उर्दू एकेडमी में कमोबेश हर साल हम लोग बहरूप का एक ड्रामा हुआ करता था। चूँकि हम लोग सोशली रिलेवेंट ड्रामे किया करते थे, और कंटेंट पर जोर दिया करते थे। आर्ट में भले हम कमज़ोर, हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, एक्टिंग स्कूल हमारे पास नहीं था, लेकिन कंटेंट वाइज हम बहुत मजबूत रखते थे। साहित्य कला परिषद यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट की है, वो हर साल एक भारतेंदु नाट्य उत्सव करवाती है, और पूरे साल पेश किए गए ड्रामों में से 5-7 ड्रामों का इंतखाब, उनके अपने ज्यूरी होते हैं, और वो पोशीदा ज्यूरी हो, ड्रामा देख रहे हैं, और फिर वो खुद उसमें से इंतखाब करते हैं। तो उसमें 5 साल लगातार मुसलसल हम लोगों को ड्रामा उसमें पेश करने का मौका मिला। मेरी हिदायत में वो ड्रामे पेश किए जाते थे। सोचा कि हम लोग खुद ही हिदायतकार ना रहें, खुद ही स्क्रिप्ट राइटर ना रहें, बल्कि और लोगों को से भी हमें सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो फिर नेशनल स्कूल ड्रामा के पास आउट सुमन कुमार हैं, उनको मदऊ किया कि आप हमारे लिए डायरेक्ट कीजिए। राजेश सिंह जो आजकल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपर्टरी के चीफ हैं,
उन्होंने कई ड्रामे हम लोगों के लिए डायरेक्ट किए। परवेज भाई ने पटना में है, उन्होंने ड्रामे डायरेक्ट किए। सतीश आनंद हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं पटना के और नेशनल स्कूल ड्रामा के पास आउट है, उन्होंने हमारे लिए डायरेक्ट किए। मुश्ताक काक जब दिल्ली में थे तो उन्होंने हमारे लिए डायरेक्ट किए। तो इस तरह से अलग अलग, केश राजेंद्रन ने हमें हमारे लिए डायरेक्ट किए, देवेंद्र राज अंकुर ने हमारे लिए किया। तो इस तरह से हम लोग, उसके विनय कुमार है, उन्होंने किया हमारे लिए। तो इस तरह से हम लोग मुसलसल ड्रामा करते रहे और साल में 2 नए प्रोडक्शन करते थे और पुराने प्रोडक्शन तो होता ही था। भारत रंग महोत्सव यहाँ होता है, नेशनल इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल नेशनल ड्रामा करती है, उसमें भी 2-3 बार शिरकत का मौका मिला। तो एक तरह का ये कीड़ा जो है, जो कलकत्ते में हमारे अंदर पैवस्त हुआ था, वो कीड़ा पनपता हुआ आगे बढ़ता गया। और फिर मैं, और कोशिश यही होती थी कि उर्दू ड्रामे हम करें, उर्दू जबान में हम ड्रामे करें जिसमें कम होते हैं ड्रामे। तो उसमें मुसलसल डायरेक्शन, एक्टिंग, कभी कभी स्क्रिप्टिंग भी की मैंने, और स्टेज की बाकी जो चीज़ें होते हैं, जो खुद अपने मतलब बीज बोइए, अपनी फसल उगाइए और खुद काटिए और खुद खाइए वाली बात होती है, तो सब काम खुद ही हम लोग करते हैं, हायर नहीं करते थे। तो इस तरह से ये सिलसिला चल पड़ा और अभी भी ये चल रहा है सिलसिला बहरूप का। हम लोग काम कर रहे हैं मुसलसल। दिल्ली से साहब जावेद रहमानी भाई देख रहे हैं और आपको सलाम पेश कर रहे हैं, और कोलकाता से हाशिम मोहम्मद भाई देख रहे हैं और कह रहे हैं आदाब। इरशाद अहमद देख रहे हैं और माशाल्लाह उनका गुफ्तगू है सर, बता रहे हैं। तो ये दोस्त हजरात ज्वाइन भी कर रहे हैं हम लोगों को बहुत सारे। तो बंगाल में थिएटर के हवाले से आप किसी उस्ताद से मुतासिर हुए? यानी जब आप, जी हाँ, बंगाल जब आपने छोड़ा या बंगाल में जब आप थे, तो बंगाली जो डायरेक्टर हैं, बंगाली एक्टर जो हैं या बंगाली राइटर जो हैं, उनसे कुछ इस्तिफादा किया आपने? आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल। बंगाल जैसे, जी जी बिल्कुल आ रही है। वहां बंगाल में जब मैं वहां प्ले देखता था, और अभी दिल्ली से भी जब भी मैं जाता हूं तो कोशिश करता हूं कि वहां जो प्ले हो रहे हैं उन दिनों उसे मैं देखूं। जैसे उषा गांगुली से मैं बहुत मुतासिर था। उषा गांगुली जिस तरह से बारीकी से काम करती थी, उनके रिहर्सल में बैठने का मुझे मौका मिला। कोशिश मैं करता हूं कि सिर्फ परफॉर्मेंस न देखूं, बल्कि उनके रिहर्सल प्रोसेस को मैं देखूं कि किस तरह से वो तैयार करते हैं। जैसे इसी मकसद के तहत मैं राइटर्स के यहाँ भी, मजहर इमाम साहब के यहाँ मैं कम से कम महीना 1.5 महीना गया कि किस तरह से लिखते हैं, क्या सोचते हैं वो। तो दिन भर बैठता था, बातें करता था और उनके जो भी असिस्ट कर सकता था वो करता था। वही उसी सिलसिले की कड़ी हैदर साहबा के साथ की जो मैंने आपको बताया। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिहर्सल देखूं। तो उषा गांगुली के रिहर्सल में अक्सर मैं जब भी वहां जाता था तो बैठता था। रुद्र प्रशांत सिंह गुप्ता के काम को मैं देखता था और उनके साथ भी कुछ बैठने का मौका मिला। गौतम हलदार के प्रोडक्शंस को मैं देखता था। फिर प्ले राइट के तौर पर जो ब्रतो बसु हैं, इनके प्लेज को पढ़िए, बहुत रेलिवेंट और बहुत अच्छे ये प्लेज उनके ये हैं। अजहर के साथ तो बैठने का मौका मिला ही, हैदर के साथ मैं उनकी रिहर्सल में, कमाल भाई के रिहर्सल में, जहीर साहब के रिहर्सल में, राशिद साहब के रिहर्सल में, वहाँ प्रताप सहगल हैं उनके रिहर्सल में भी मैं रिहर्सल में बैठता हूँ और प्रोडक्शंस भी वहां जाकर मैं देखता हूँ। तो वो उन लोगों के काम करने का तरीका मुख्तलिफ है जिस तरह से दिल्ली में काम किया जाता है। दिल्ली में बहुत सारे फॉर्मल बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां इनफॉर्मल बहुत सारी चीजें हैं कि आपको जरूर आप फ्रीज हो गए, तो इनफॉर्मली चीजें सिखा देते हैं और काम। जी आवाज फ्रीज कर रही है आपकी फ्रेम। जी हाँ, अब आई आवाज? हाँ अब ठीक है, अब ठीक। अब आई? हाँ, सब कश्मीर से तो इस तरह वहां डॉक्टर, हमने देखा कि वहां बताएं बताएं। जी, वहाँ इनफॉर्मल चीजें जो है वो ज्यादा ये हैं। और यहाँ जो है कि चूंकि हम फॉर्मल इंस्टीट्यूट से फारिग लोग ज्यादा हैं, तो वहाँ फॉर्मूला बहुत सारी चीजें होते हैं। कंटेंट एक तरह से गायब होता जा रहा है थिएटर से, जबकि वहाँ कंटेंट है, अभी बचा हुआ है कंटेंट। सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्शन वैल्यू ही हम देखते हैं, कंटेंट भी देखते हैं वहाँ। वाह वाह, जिस कंटेंट पर हम लोग काम करते हैं हमेशा। एक्सक्यूज मी। हाँ, कश्मीर से डॉक्टर रियाज तौहीद कश्मीरी भाई देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और क़िबला मुश्ताक अहमद नूरी साहब देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूब फरमाना। और तस्कीन जमाली हमारे बड़े दोस्त हैं, अलीक दोस्त हैं तस्कीन जमाली, ये विंडसर टोरंटो के पास है, वहां से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बहुत लुत्फ आ रहा है।
तो जनाब, कलकत्ते बंगाल से आप दिल्ली गए और दिल्ली में जो दो नुक्कड़ नाटक पर आपका बड़ा संजीदा काम है। आपने बताया कि नुक्कड़ नाटक पे आपने काम किया, किताबें जी आपकी हैं, पीएचडी आपने नुक्कड़ नाटक पे की। जी आप नुक्कड़ जी। नाटक के मीर कारवां सफदर हाशमी के साथ कोई प्रोजेक्ट किया आपने? नहीं, दरअसल जब मैं दिल्ली आया उस वक्त सदर सफदर हाशमी साहब हम लोग को छोड़कर जा चुके थे। जा चुके थे, अच्छा। मैं 92 में दिल्ली आया, 89 में हम्म, उनका हादसा हुआ था अच्छा। वो। तो उस वक्त सफदर हाशमी साहब तो नहीं थे, लेकिन उनका ग्रुप जन नाट्य मंच के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत हाँ, बैठने का मौका मिला, माला के साथ, सुधनवा के साथ, और इसके और दूसरे लोग हैं, उनके साथ भी बहुत बैठने का मौका मिला। और मैं बहुत बैठा जब मैं रिसर्च कर रहा था, और जब मैंने एमए तो मेरे जहन में आया कि मुझे किसी ड्रामे पर रिसर्च करना है, और ड्रामे में भी किसी ऐसे मौजू पर करना है जिस पर अब तक काम हुआ नहीं है, नुक्कड़ कर रहा था उस माने। तो फिर मैं एमफिल के लिए अपना मौजू मगरबी बंगाल में उर्दू नुक्कड़ नाटक, ये मौजू मैंने इंतखाब किया। और बंगाल में जब मैं गया तो वहाँ कमाल अहमद, जहीर अनवर और दूसरे लोगों से जब मैं मिला माफ कीजिएगा, तो मालूम हुआ कि बंगाल शो के नाम से पहले से ही नुक्कड़ नाटक किया जाता था। और फिर उसकी तारीख जब खंगाली तो उसमें मालूम हुआ कि लोग 70s में कहते हैं कि नुक्कड़ नाटक शुरू हुआ, लेकिन मुझे 1933 में ही एक रेड प्लेयर्स के नाम से मेरठ के वाक़े पर एक ड्रामा मिला मुझे, उसका जिक्र कि 1933 में ही पहला नुक्कड़ नाटक खेला गया था, मेरठ के नाम से रेड प्लेयर्स ने खेला था। फिर उत्पल दत्त ने बहुत सारे इलेक्शन के ज़माने में ड्रामे खेले थे, फिर और बहुत सारे ड्रामे वहाँ खेले गए थे। बाद में सफदर हाशमी ने उसको उसमें रूप होती और उसको समाजी ड्रामे बनाए, सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामे नहीं रह गए बल्कि समाजी ड्रामे बनाए और लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाई माफ कीजिएगा। तो इस तरह से वो सफदर हाशमी के ग्रुप के साथ, और इसलिए मैंने बंगाल में उर्दू नुक्कड़ नाटक अपना एमफिल किया और पीएचडी का हिंदुस्तानी नुक्कड़ नाटक और उसकी समाजी मानवियत। हिंदुस्तानी का लफ्ज मैंने जबान के लिए इस्तेमाल किया, चूंकि नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट नहीं होती है और उसकी जो जबान होती है वो उर्दू हिंदी के करीब तरीन जबान होती है, स्पोकन लैंग्वेज, बोलने वाली जबान। तो इसलिए हमने हिंदुस्तानी का लफ्ज इस्तेमाल किया और उसके लिए मैंने पूरा फील्ड वर्क किया। साउथ गया, आंध्र प्रदेश नाट्य मंडली के प्रोडक्शंस मैंने देखे, महाराष्ट्र गया, वहाँ मैंने प्रोडक्शंस देखे, राजस्थान गया, वहाँ मैंने प्रोडक्शंस देखे, जम्मू के में मैंने प्रोडक्शंस देखे, आंध्र प्रदेश, और इस तरह मुख्तलिफ जहाँ जहाँ भी मुझे परफॉर्मेंस का मिला अपनी पीएचडी के दौरान मैंने फील्ड वर्क किया और वो तमाम मवाद इकट्ठा करके पहली, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में नुक्कड़ नाटक पर पीएचडी भी पहली मेरी है, और 2006 में वो बाज़ाब्ता किताब भी शाये हुई। तो मौज़ूआती किताब नुक्कड़ नाटक मज़ामीन तो मिल जाते हैं, तो दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन किताब कोई नहीं थी, तो पहली किताब नुक्कड़ नाटक पर वो थी और मैंने पूरे फील्ड वर्क करके उस पर ये किया था उसका पूरा, और उसमें पूरा उसका जिक्र भी है कि किस किस रियासत में कौन कौन ग्रुप है, कितने कितने प्रोडक्शंस किए हैं, खुद जाट नाट्य मंच ने कहाँ कहाँ का सफर किया है, वो तमाम चीज़ें उसमें मौजूद है। उस पर शमीम हनफी साहब ने बहुत हौसला अफजाई की थी और उनका पेशलफ्ज के पहले शाये हुआ था मेरी पहली किताब में, फिर दूसरी किताब में भी बड़ी हौसला अफजाई उन्होंने की थी और बहुत पजीराई हुई इसकी, उसके 2 एडिशन आ चुके हैं और पहली किताब के भी 2-3 एडिशन आ चुके हैं वो। मगर ये आपने पूरा फील्ड वर्क जब किया, रिसर्च किया, तो आपका क्या अंदाजा है कि ये नुक्कड़ नाटक हिंदुस्तानी जबान यानी उर्दू हिंदी के अलावा किस रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिव या बहुत ज्यादा अच्छी? ये आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रजा नाट्य मंडली है, हाँ, जो तेलुगु में करती है नाटक, तेलुगु, हाँ। और उसके कमोबेश 250 मतलब उनके यूनिट्स है, जैसे इप्टा की यूनिट्स हुआ करती थी वैसे आंध्र प्रदेश नाट्य मंडली के यूनिट्स हैं। महाराष्ट्र में बहुत नुक्कड़ नाटक होते हैं जिसमें मराठी में और गुजराती में दोनों जबानों में होते हैं वहाँ, और हिंदी उर्दू में भी होते हैं। उसी तरह से बंगाल में इप्टा भी है और इप्का भी है, 2 अलग अलग हैं, तो उनके जरिए वहाँ नुक्कड़ नाटक खेले जाते हैं, और बांग्ला में भी, और कुछ जो उर्दू हिंदी इलाके हैं वहाँ उर्दू हिंदी में भी नुक्कड़ नाटक। साथ बहुत अच्छी बात यह है कि वो जिस रियासत में और जिस इलाके में पेश किए जाते हैं वहाँ की मकामी मसाइल को मकामी जबान में पेश की जाती है। बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी बात जो है नुक्कड़ नाटक के साथ, और इसलिए नुक्कड़ नाटक करते हुए हमेशा अपडेट भी करते हैं। जैसे हम लोग एक नुक्कड़ नाटक कर रहे थे शिवालय का प्रेत, और उसमें चाइल्ड लेबर को हम लोगों ने सामने रखा था और मिर्जापुर कार्पेट फैक्ट्री में बच्चों के जरिए बहुत लेबर करवाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक तरह से हम लोग, और वहाँ जो है
पलामू यानी डाल्टनगंज के और सुल्तानगंज बच्चे बहुत आते हैं। तो हम लोग उन इलाकों में गए ये ड्रामा खेलने के लिए, और उसमें जो वो प्रोटोगनिस्ट है, हीरो है, वो आखिर में मतलब चाइल्ड लेबर है, वो उसको साहूकार के यहाँ बंधवा रख दिया जाता है, वहां से वो भागकर शहर जाता है, उस कारपेट फैक्ट्री में उसको शहर से बंधवा इसलिए उसको बंधक रखा जाता है कि उसकी माँ मर जाती है, और ये कहा जाता है कि समाज का नियम है, उसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा, पैसे नहीं होते हैं, तो बच्चे को वहां बंधक रख दिया। वहां से वो भागकर शहर आता है और शहर वहां कारपेट फैक्ट्री में काम करता है। यहाँ शहर से उसको सरकार आजाद तो करवा देती है, लेकिन उसके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। वो फिर लौट के जब घर जाता है तो फिर देखता है कि उसकी बहन का इंतकाल हो गया है, और फिर समाज कह रहा है कि उसका क्रियाक्रम कर, समाज का तो ये नहीं में करना ही पड़ेगा, और वो किरदार सिर्फ नहीं नहीं कहकर बैठ जाता है। और जब ये ड्रामा खत्म होता है तो वहां हम लोग बात कर रहे थे लोगों से, तो लोगों में से एक अधेड़ उम्र के थे, उन्होंने कहा कि बाबू आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही कि अपनी समस्या का समाधान तो अपनी मिट्टी ही करेगी ना, इसलिए वो बच्चा जो है वो बैठ करके अपनी जमीन को पकड़ता है, जबकि मैं जमीन को पकड़ता ही नहीं था, मैं सिर्फ बैठता था। तो वहां से जो फीडबैक मिला कि हमारी समस्या का समाधान हमारी अपनी जमीन से होगा, तो वो जमीन पकड़ने लगे फिर हम। तो ये जो नुक्कड़ नाटक में फीडबैक मिलता है और फौरन आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये नुक्कड़ नाटक में गुंजाइश है। फिर जबान का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वहीं लोकल जाकर के लोकल जबान में आप बात कर सकते हैं। तो इसको अपडेट करने का हमेशा मौका रहता है, और वहाँ लोगों को शामिल कर सकते हैं। बादल सरकार नुक्कड़ नाटक में लोगों को शामिल कर लिया करते थे, हबीब साहब नुक्कड़ नाटक में लोगों को, ऑडियंस को कर लिया करते थे। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है इसकी, और इससे हम जागरूक भी कर सकते हैं लोगों तक बात। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टूल। जैसा आप आपके लिए देखिए कुछ गड़बड़ बात भी पहुंचा सकते हैं। वाला जमाल साहिबा देख रही हैं मिस्र से, आपको आदाब कह रही, और आदाब कह रही माशाल्लाह बहुत बहुत खूब अच्छा। प्रोफेसर काजिम को सलाम। और ये हाँ, जब हबीब तनवीर साहब की बात हुई, हबीब तनवीर भी मेरे बड़े करम फरमाओं में हैं। हबीब साहब ने मुझे ट्रांसलेशन के वर्क पे लगाया था, कलकत्ता रेडियो के लिए मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था, तो उन्होंने पूछा कि मियाँ बंगला में बात कर रहा था किसी असिस्टेंट के साथ, तो उन्होंने सुन के कहा कि ये बताओ कि तुम उर्दू भी अच्छी बोल रहे हो और बंगला भी बोल रहे हो, तो हो कहाँ कहाँ के हो तुम, ऐसा कलकत्ते का हो, तो क्या इतनी अच्छी उर्दू कैसे। तो मुख्तसर ये कि उन्होंने कहा कि कितने पैसे मिलेंगे इसके, हमने कहा 35 रुपए मिलेंगे इंटरव्यू के। कहने वो 35 मुझसे लेना, हटाओ ये सब, काम की बात की जाए। हमने कहा बताइए। कहने लगा यार तुम तर्जुमे में आओ तो तर्जुमे का काम करो, बंगला में बहुत कुछ है उर्दू के लिए। तो हमारी पहली किताब जो है वो हबीब साहब की देन है, प्रोमीथियस नाम की किताब। तो रेडियो प्लेस जो है वो हबीब तनवीर के कहने पे वो किया, और बहुत कोई 20 साल के बाद हबीब साहब मिले मुझे टोरंटो में, तो हमने कहा कि वो इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ था साहब, उसको कंप्लीट करना है। कहने लगे 35 रुपए अभी लोगे? हमने कहा नहीं पैसा नहीं लूंगा, मगर वो इंटरव्यू कर, बहुत ही जबरदस्त उस्ताद आदमी, क्या बात हबीब साहब की। आप जो मिट्टी की बात कर रहे हैं, मिट्टी की जो आप बात कर रहे हैं, ये एक जुमला हाँ सुन लीजिए आप, ये हबीब साहब ने मुझे ये सबक दिया था। उन्होंने कहा बेटा मिट्टी से जुड़े रहो, समझे, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने नहीं समझे। मुझे कह रहे तुम कहाँ किसके लिए ड्रामा लिख रहे हो? कहा कि साहब अपने लोगों के लिए, और लोग बोले नहीं अपने लोगों नहीं, तुम कनेडियन के लिए लिख रहे हो। फिर बाद में बाहर जा, दुनिया जहां जहां बात जाए, यू आर इन कनाडा, यहाँ की मिट्टी से जुड़ो तुम, तो फिर काम होगा। तो बहुत ही अच्छी बात। तो हबीब तनवीर की बात आ गई, तो उनका नया थिएटर था, तो उनके साथ भी आपने काम किया कुछ। हबीब साहब के बारे में बताइए, बड़े मजे की बात आ गई। जी, हबीब साहब के साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला, और हबीब साहब जब दिल्ली में थे तो कमोवेश हर हफ्ते हर दूसरे तीसरे दिन मुलाकात होती थी। और जब मैं नुक्कड़ नाटक पर ये काम कर रहा था पीएचडी, उसके बाद जब ये काम मुकम्मल हुआ तो उनका मशवरा था कि भाई इसको जल्दी से छाप दो तुम, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा किया है तुमने, बहुत मतलब इसकी पजेराई होगी। मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा सा मैं और काम करना चाहता हूँ, तो कह रहे तुम तो उर्दू के रिसर्च स्कॉलर नहीं लग रहे हो। फिर वहां तो ये होता है कि पीएचडी हुई और किताब छप गई। तो बड़ी दिलचस्प बातें करते थे इस तरह से। तो 2000 में मैंने पीएचडी जमा की थी और 2001 में अवार्ड हो गई मुझे। लेकिन मैं थोड़ा काम करते करते 2006 में इसे मैंने, उन्होंने जब बहुत जिद किया कि नहीं अब छाप दो इसको, बहुत हो गया, तो फिर मैंने इसको कहा कि लेकिन मैं अपने पैसे तो नहीं लगाऊंगा इसको छापने में।
यहाँ उर्दू के पब्लिशर पैसे लेके छापते हैं और मैं नौजवान। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो किसी से ले लो माली ताउन। तो पहली बार संगीत नाटक अकादमी ने किसी उर्दू की किताब को छापने के लिए माली ताउन दिया, तो वो मेरी इस किताब को उन्होंने दिया। तो मैंने वहां जमा कर दिया संगीत नाटक अकादमी में। हमने कहा सारी जबानों के लिए है तो उर्दू को भी मिलना चाहिए। और वो मैं उनसे झगड़ता रहा, तो बाद में इसकी रिव्यू के लिए हबीब साहब के पास ही भेज दिया गया था इसको। एक हबीब साहब से रिव्यू लिया गया और एक शमीम हनफी साहब से, कि इस किताब को शाये किया जा सकता है, इसको माली ताउन दिया जा सकता है या नहीं। तो हबीब साहब ने फिर उसे पढ़ा, उस वक्त जो पहले पढ़ा था, तो उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई किया। उनके रिकमेंडेशन पर फिर वो किताब जो है सो वहां से माली ताउन मिला था और वो शाये हुई थी। और हबीब साहब के थिएटर के साथ मैं रहा, नगीम के साथ बहुत ये रहा, खुद मैडम के साथ बहुत रहा। और उनका पहला परफॉर्मेंस जेएनयू में जो ओपन एयर थिएटर है वहां हुआ करता था, तो उनके साथ बहुत उठने बैठने का मौका मिला। और वो हर साल उनका बर्थडे हम लोग जेएनयू में ही मनाते थे। और उनके इंतकाल के बाद भी ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला, कोविड से पहले तक, कि नगीम भोपाल से दिल्ली आती थी और हम लोग बहरूप में बैठकर उनका वो जन्म बर्थडे यौम पैदाइश मनाते थे। वो आ जाते थे और लोग जो उनके ड्रामों के गीत गाते थे, उनके ड्रामे की हम लोग रीडिंग करते थे और उनको याद करते हुए उनके बाद उनका बर्थडे मनाते थे। तो बहुत अजीज रखते थे। और जब यहाँ बीमार हुए और एम्स में भी रहे तो हम लोग उनके साथ रहने की कोशिश की। फिर जब वो भोपाल शिफ्ट कर गए तो यहाँ आते थे तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ठहरते थे, तो शाम के वक्त हम लोग मिलते थे वहाँ। और वो खुशगप्पियाँ और वो उनका काम, और वो फिर थोड़ा सा जब सुरूर में आते थे तो फिर इस तरह की बातें करते थे। उनका वो ड्रामा भी उन्होंने मुझे कहा था कि इसको तुम एडिट कर देना, मेरे बाद जो गालिब पर ड्रामा है। तो हमने उनको कहा कि अब मैं छापने जा रहा हूँ, तो वो यही कहते रहे मुझे अभी थोड़ा काम करना है, मुझे अभी थोड़ा काम करना है। और फाइनली मैं शायद नहीं कर सका। अब फिर मैं उस पर सोच रहा हूँ कि छापूं, फिर कहता हूँ कि उन्होंने वो काम करना चाहते थे, तो देखता हूँ वो काम कब मुकम्मल होता है। तो बहुत अजीज रखते थे। और हबीब साहब ने जिस तरह से इनफॉर्मल थिएटर, जिसकी बात मैं कर रहा था, कि उन्होंने जिस तरह से आर्टिस्ट को छोड़ दिया कि तुम हमें ये चाहिए, तुम कैसे निकालोगे ये तुम करो, ये तुम बताओ। तो ये जो अदाकार को आजादी दी उन्होंने, और वो उन अदाकारों से जिनको किसी जमाने में ये कहा गया था जाहिल, बदशक्ल, इस तरह के खताबात उन्हें दिए गए थे, जो इंटरनेशनल लेवल के अदाकार साबित हुए और उन्होंने ये किया। और कोई उनको फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो उनकी टीम को यहाँ श्री राम सेंटर में परफॉर्म करना था, सुबह उनको पहुंचना था, यहाँ ट्रेन लेट हुई और 6 बजे का परफॉर्मेंस है और 4 साढ़े 4 बजे टीम पहुंची यहाँ। और श्री राम सेंटर में फिर अब हम लोग सेट लगा रहे हैं, लाइट करा रहे, छोड़ो लाइट, फ्लड लाइट दे दो। तो उधर अरविंद गॉड लाइट पे लगे हुए हैं, हम लोग सेट पे लगे हुए थे, उसको किसी तरह का नहीं, छोड़ो जला देना, सिर्फ सारी लाइटें जला दो, हम कर लेंगे। और बाद में यही हुआ, चरणदास चोर परफॉर्मेंस होना था और उसमें जिस तरह की कुछ कुछ स्पॉट्स थी, वो स्पॉट्स फाइनली हम लोग शो के दरमियान भी कुछ कुछ करते रहे। तो इस तरह इनफॉर्मल करते थे। वो कहते थे हमारे पास कहने के लिए अगर बात है तो उसके लिए हमें सेट चाहिए, हमें लाइट नहीं चाहिए, हमें कॉस्ट्यूम नहीं चाहिए। तो वो करते थे। और बहरूप में भी हम लोगों ने कोशिश की कि उस तरह के कोई भाई भरकम ना सेट लगाया, ना कभी लाइट पे, हेलोजन लाइट में भी हमने परफॉर्मेंस किए। तो वो कंटेंट अगर आपके पास बात होगी तो ऑडियंस सुनेगी और बैठकर देखेगी आपको, जो हबीब साहब को देखते थे। एक लीजेंड शख्सियत और जिस तरह से काम उन्होंने किया, उनसे बहुत कुछ है कि क्या लगता है आपको कि हबीब तनवीर दूसरा कोई है इंडिया में? अभी तो नहीं लगता है। एक जमाने में थे, जैसे बीएम शाह जिस तरह से काम करते थे, वो एक लगता था। अलकाजी का अपना एक स्टाइल था, वो एक ये था। किन पानिक्कड़ का अपना एक स्टाइल संस्कृत थिएटर को लेकर ये था। तो बहुत इनफॉर्मल ये लोग भी थे। और अब जो लोग हैं वो बहुत जैसे हमें देवराज अंकुर के यहाँ भी वो इनफॉर्मेलिटी मिली कि कहानी का रंगमंच जब वो करते थे तो अदाकार को छोड़ दिया, अच्छा हाँ इसको कर लो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे ये कर लो। लेकिन अब जिस तरह से देखता हूँ कि भारी भरकम सेट लगाना, भारी एकदम मशीन बना देना जैसे अदाकारों को जो है, तो मशीन अदाकार अगर बना देते हैं आप उनको, तो फिर उनसे उनके दिल की बात, उनके महसूसात, उनकी फीलिंग्स को नहीं हम समझ सकते हैं। वो तो अदाकार को अदाकार रहने देना चाहिए, जो ब्रेख्टियन थ्योरी है कि अदाकार को अदाकार भी रहना चाहिए, सिर्फ किरदार नहीं बन जाना चाहिए। तो वो जिंदगी उनके अंदर महसूस होनी चाहिए कि वो है, तो ही हो सकता है। तो अभी तो वो बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं जो उनके शागिर्द हैं, जो और कुछ नेशनल स्कूल ड्रामा में कुछ ऐसे इनफॉर्मल काम करते हैं, जैसे मुश्ताक खान भी खुद इसी तरह से काम करते हैं, उनको भी बहुत करीब रहने का मौका मिला। शाहिद भाई थे, बहुत करीब थे, हम लोग थे, तो उस तरह से कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो शख्सियत तो नापैद है, मुश्किल है वैसा पैदा होना। साहब जमाल वाला जमाल साहिबा मिस्री दीवा, बहुत ही अच्छी शायरा,
जी। तो फरमा रही जावेद साहब, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ऐसी अहम शख्सियात से हमारे रूबरू कराते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं इस्तेफादा करते रहते हैं। नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में, मैं काजिम भाई का शुक्रिया अदा करूं कि आपके मुबारक कदम हमारे प्रोग्राम तक आए। और मोहब्बत है उनके लिए, हाँ, मोहब्बत है उनकी उनकी। मोहब्बत है, जी हाँ। और संगीता खन्ना अहमद साहिबा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और न्यूयॉर्क से देख रही हैं। और संगीता आदाब कह रही हैं, लाजवाब खिदमात इन द वर्ल्ड थिएटर, माय रिगार्ड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स फॉर हिज सर्विसेज एंड ट्रू डिवोशन। श्री साहब, आप ये नहीं कहिएगा अंग्रेजी में तारीफ नहीं हो रही। मुजद्दिदी मुस्तफ़ा साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं। साबिर रजा रहबर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, पटना से देख रहे हैं, कह रहे हैं दो अजीम फनकार की यादगार गुफ्तगू, माशाल्लाह। सलामत रहिए, एक चाय डी हो गई आपके लिए, जब मिलेंगे पिलाएंगे। और हारून रशीद साहब देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। मेरे भाई जो भी दोस्त, ये जरूर लिखें कि किस शहर से देख रहे हैं, क्योंकि 5,000 दोस्त गाहे बगाहे आते रहते हैं, बहुत मुश्किल है सबों को याद रखना। जी, वाला जमाल साहिबा ने भी नहीं लिखा कि वो, हालांकि वो इंटरनेशनल राइटर हैं, लोग जानते हैं कि वो मिस्र से देख रही हैं। और हमारी संतोष बकाया कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग इनसाइट्स अबाउट नुक्कड़ नाटक। ये भी एक सवाल बड़ा अच्छा रह गया था, नुक्कड़ नाटक, फिर संतोष ने याद दिला दिया कि यार ये उर्दू में तो आपकी जबरदस्त पीएचडी इसमें हुई है, क्या इंग्लिश में कोई किताब इतनी तफसील से नुक्कड़ नाटक पर है? नहीं, कोई किताब तफसील से नहीं है नुक्कड़ नाटक पर। हाँ, एक बहुत बाद में 10 या 12 में मुझे एक एमफिल का मकाला मिला था जो प्रोटेस्ट थिएटर पे था। बेसिकली वो नुक्कड़ पे नहीं था, जिसमें एक चैप्टर उन्होंने नुक्कड़ पर रखा था, प्रोटेस्ट थिएटर पर था। क्योंकि अभी भी मैं तलाश करता हूँ कि कहीं अगर इस पर कोई काम हुआ है या हो रहा है, मुझे भी नहीं उसे मिली, देखो। तो नहीं मिली मुझे वो नुक्कड़ नाटक पर, बल्कि हिंदी में बहुत बाद में मज़ामीन का मजमुआ एक शाये हुआ, लेकिन अब तक बाज़ाब्ता किताब अभी भी मुझे नजर नहीं आई, ना अंग्रेजी में ना हिंदी में नुक्कड़ नाटक पर। तो कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि आप इसको हिंदी में शाये कर दीजिए, हिंदी में इसको लिप्यांतरण नहीं करना है, क्योंकि जबान उसकी बहुत आम है, बोलचाल की जबान है। मैंने कोशिश यही की कि ड्रामे पर जो कुछ भी लिखूं तो जबान भी वो हो कि बोलचाल की जबान हो, कम्युनिकेशन की जबान हो। तो उसी जबान में मैं लिखता हूँ। जनरली बोलने वाली जबान में ही अपने मकाले भी मैं तहरीर करता हूँ। तो अभी तक वो किताब नहीं है। तो देखिए, अगर कोई पब्लिशर तैयार हो तो मैं इसको हिंदी में इंशाल्लाह मैं लाने की कोशिश हिंदी में, इंग्लिश में बहुत जरूरी, इंग्लिश के लिए भी बड़ी अच्छी, इंग्लिश में भी अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात ये है यार। ये बहुत रिसर्च वर्क है, बहुत 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 अच्छा काम है, ये जमाने बड़ा काम। जी हाँ, मेहर आलम खान साहब देख रहे हैं मेरठ से। मैंने मेरठ से हमारे बड़े अच्छे दोस्त, दोस्त अलीगढ़ के हजरत मेहर आलम खान साहब देख रहे हैं मेरठ से। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, खास तौर पर हबीब तनवीर साहब के ताल्लुक से। शुक्रिया जनाब। हम मेहर भाई भी बहुत ही मल्टी कल्चरल और मल्टीलिंगुअल साहब हैं, और पिछले हफ्ते का प्रोग्राम अगर मौका मिले तो आप देखिएगा, इन्होंने बस आम खिलाया नहीं और सब कुछ कर दिया। बहुत जबरदस्त आमों पे प्रोग्राम था इनका। जी हाँ। और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और जनाब शहनवाज हाशमी भाई देख रहे हैं, कह रहे हैं लाजवाब पेशकश। एहसान ताबिश भाई भी देख रहे हैं। वो दोस्त जो सिर्फ सलाम कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि आप, हम लोग थिएटर के लोग हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सलाम कहाँ से आ रहा है। असलम जमशेदपुरी भाई देख, या तो फिर अब असलम जमशेदपुरी की तरह मशहूर शख्सियत हो, पता है कि साहब मेरठ कंटेनमेंट इनका है, तो चरण सिंह चौधरी यूनिवर्सिटी है, वहां से असलम भाई देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और शहनवाज हाशमी भाई कह रहे हैं दिल्ली से देख रहे हैं। हारून रशीद साहब जो है मुजफ्फरपुर बिहार से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। एहसान ताबिश भाई देख रहे हैं, एहसान ताबिश गया बिहार से देख रहे हैं। काफी लोग, आप बहुत बदनाम हैं हुजूर, बड़े दूर मैं दूर बहुत से बदनाम लोग। हूँ, बेशक। हाँ, बेशक मैं बदनाम हूँ। तो अभी बात तराजुम की हम कर रहे थे कि उसमें तर्जुमा होना चाहिए, जरूरी है। तो उर्दू में तराजुम पे जोर अब भी नहीं है, इसे पता नहीं क्यों अभी भी सेकंड सन या सौतेला भाई समझा जाता है। आपके ख्याल में तर्जुमा आलमी हो या रीजनल, क्यों जरूरी?
देखिए, तर्जुमा जरूरी इसलिए है कि असल में हम लोग जो है ना, खासकर उर्दू वाले जो हैं, कि एक तो जो लोग हैं वो सिंगल, जो अब जो बच्चे आ रहे हैं, ज्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं वो एक जबान जानते हैं, और तर्जुमे के लिए दोनों जबानों पर बराबर की दस्तरस रखना जरूरी है। आप हिंदी से कीजिए या अंग्रेजी से कीजिए या दूसरी जबानों से कीजिए। तो चूंकि लफ्जों का तर्जुमा नहीं होता है, वो पूरी तहजीब का, पूरी सकाफत का, पूरी एक आइडियोलॉजी का तर्जुमा होता है पूरा। उसमें जो कुछ कंटेंट पेश किया गया है उसका तर्जुमा होता है। अभी तर्जुमे हो रहे हैं, लेकिन बहुत से तर्जुमे हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उर्दू के पब्लिकेशन की जो सूरत हाल अब है, जैसे पहले रादुगा ने जिस तरह से पूरे रशियन लिटरेचर को हमारे सामने रख दिया था, और जिससे हम लोगों ने पढ़ करके जिस तरह से कुछ हासिल किया, अब उस तरह से लैटिन अमेरिकन लिटरेचर में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, इवन अरबिक में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। हाँ, कि जो चीजें हैं जैसे वहाँ, तो उर्दू से लोग अरबिक में तो कर रहे हैं, जैसे वला खुद करती है ट्रांसलेशन, वहाँ हबीब साहब है वो करते हैं, काजी साहब हैं वो करते हैं तर्जुमा, खुद यूसुफ आमिर साहब ने बहुत तर्जुमे किए हैं, या फिर अंग्रेजी में उर्दू से कुछ चीजें यहाँ कंपैरेटिव काम हो रहा है तो वो तर्जुमा भी कर रहे हैं। लेकिन उर्दू में कम चीजें आ रही हैं, उर्दू में तर्जुमे कम हो रहे हैं। तर्जुमा जरूरी है, न सिर्फ ये कि उस लिटरेचर को जानना, बल्कि अपने लिटरेचर को रिच करने के लिए भी तर्जुमा जरूरी है कि क्या कुछ लिखा जा रहा है। वो लोग जो अंग्रेजी उस तरह से पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, दूसरी जबानें पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, वो उर्दू में पढ़ के खुद को इनरिच करें, और फिर वो अदीब व शायर जब अपनी बात करेंगे तो वो तजर्बा भी, अपना तजर्बा, अपना मुशाहिदा तो है, वो तजर्बा और मुशाहिदा भी उनके तहरीर में और उनके लिटरेचर में सामने आएगा। मैंने कुछ ड्रामों के तर्जुमे किए, जैसे इब्सन को मैंने तर्जुमा ट्रांसलेट किया, उनके 3 ड्रामा, वो ड्रामे जो उर्दू में नहीं हुए थे। बांग्ला से मैंने कुछ ड्रामे ट्रांसलेट किए, मनोज मित्रा को मैंने किया, शंभू मित्रा को कुछ किया, कुछ और ब्रतबोसों को भी कर रहा था मैं पिछले दिनों। तो वो कुछ तर्जुमे मैंने ड्रामे के उसी तरह से मैंने उर्दू में किए, तो उर्दू जो पेश भी किए गए। तो मराठी ड्रामे जो अंग्रेजी में हुए थे वो कुछ उसको मैंने डिस्टर्बेंस हो उर्दू रही का है आज। तर्जुमा अगर हम करते रहे तो वो बहुत अच्छी चीज ये होगी। जैसे यहाँ सुहैल हाशमी साहब बहुत तर्जुमा करते हैं, लेकिन किताबों का तर्जुमा कम कर रहे हैं, वो बाकी ऑफिशियल तर्जुमे बहुत ये करते हैं। अर्जुमन बहुत अच्छा तर्जुमा कर रही हैं, वो नॉवेलों का बहुत तर्जुमा करती हैं, और वो टैगोर हैं, अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है उन्हें नॉवेल पर। तो इस तरह से कुछ कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन इस पर मजीद काम होना चाहिए। और उर्दू में जो हमारे बड़े अदारे हैं, सरकारी अदारे भी हैं, जो उनको भी एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि कम से कम हर साल 2 से 5 किताबें जो हैं वो तर्जुमा शुदा शाये करेंगे और तर्जुमा करवाएंगे, ये प्रोजेक्ट देंगे उनको। हाँ, करवाएंगे ये, हाँ, जब तक करवाएं तर्जुमा, वो तर्जुमा करवा के शाये करें, पर वर्ड आप पे ना करें उनको, क्योंकि सरकारी रेट यहाँ पर वर्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। आप एक किताब दे दीजिए कि चलिए इसके मैं 5,000 या 20,000 में आपको दे दूंगा, किताब हमारी होगी, हम शाये करेंगे इसको। तो इस तरह से जितने हमारी एकेडमीज हैं, सरकारी है, वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी चीजों में खर्च होते हैं। इस तरफ अगर हम तवज्जो दें तो उसमें अगर हर एकेडमी अगर साल के 5 तर्जुमे ही शाये कर दे, तो अगर 20 एकेडमी या 10 एकेडमी है तो 50 किताबें हमारे सामने तर्जुमा शुदा आ जाएंगी। बहुत अच्छी बात। और वो अपने अपने स्टेट की किताबों को भी कर सकते हैं। बंगाल है तो बांग्ला से तर्जुमा करवा दें, महाराष्ट्र में है तो मराठी से करवा दें, कर्नाटक में है तो कन्नड़ से करवा दें, तेलुगु से करवा दें। तो ये हमारे अपने रीजनल लैंग्वेज, जैसे वेकम मोहम्मद बशीर क्या शानदार कहानियां लिखते हैं, अगर वो तर्जुमा होकर आ जाए तो स्टेट एकेडमीज भी अगर गुजरात या राजस्थानी से करवा दें तो अच्छे लिटरेचर वहाँ मौजूद है, वो उर्दू में अगर आ जाएंगे तो एक बड़ा काम होगा। तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि हर एकेडमी कम से कम साल के 5 तर्जुमा शुदा किताबें शाये करने का एक मिशन बना ले, तो आराम से चीजें बहुत सारी आ सकती हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एकेडमीज है वो इंटरनेशनल किताबें तर्जुमा करवा लें अंग्रेजी से। इस तर्जुमे पे बड़ी अच्छी बात हो रही है। मेरे कुछ सवाल हैं, मगर वाला जमाल कह रही हैं कि तर्जुमा करते वक्त हमें कभी अहले ज़बान की ज़रूरत पड़ती है। एक अफसानवी मजमूए का तर्जुमा कर रही थी और मुझे डिक्शनरी में कुछ अल्फाज नहीं मिले, तो इस वक्त प्रोफेसर काजिम से रब्ता कर लिया, इनसे पूछ रही थी और वो फराग दिली से इसका अल्फाज का मतलब बता रहे थे। थैंक यू सो मच जमाल साहब, आपने बताया एक बड़ी राज की बात। अब मुझे भी कभी तर्जुमे में प्रॉब्लम होगी, मैं भी काजिम भाई को फोन करूंगा। जी साहब, काजिम बहुत हेल्पफुल हैं। अच्छा, ये बताइए साहब के आपकी सनद इजिप्ट से भी आ गई, तो मैं कनाडा में भी इसकी सनद दिलवाऊंगा।
ये बताइए कि आपकी किताब तर्जुमे की है जनाब, सितम की इंतहा क्या है। बड़ा दिलचस्प ये है, इसकी तफसील बताइए। तर्जुमा आपने किया था, सितम की इंतहा क्या है। जमाल साहिबा की बात सुनकर आप फ्रीज क्यों हो गए? हाँ जी, वो फिर से सितम की इंतहा क्या है के हवाले से जो सवाल था वो हाँ, क्या है ये तर्जुमा आपने किया था, ये किताब क्या है? ये सितम की इंतहा क्या है, दरअसल ये 7 ड्रामों का मजमुआ एक है, और इनमें वो ड्रामे हैं जो जंग आज़ादी के दौरान लिखे और पेश किए गए थे, तो और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए थे इनको। तो ये 7 जब्त शुदा ड्रामे हैं, बहुत बड़ी बात, वाह। जिनमें से 3 के तो मुसन्निफीन का इल्म भी है। 4 ड्रामे के मुसन्निफ कौन थे, ड्रामा निगार कौन थे, वो भी नहीं पता चलता है, चूंकि वो किसी अनजान नाम से उन्होंने उसे शाये किया था, चूंकि ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो इस पर काम किया था सत्येंद्र तनेजा जी ने, और उस दौरान भी मैं उनके साथ राब्ते में था। सत्येंद्र तनेजा हिंदी के बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, हिंदी ड्रामे के, यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में उस्ताद थे, यहाँ से रिटायर हुए हैं वो। तो वो काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पर, और मैं भी उन दिनों शामिल था। तो कुछ यहाँ आर्काइव से मिला, कुछ ब्रिटिश लाइब्रेरी से उनको चीजें मिली, उन्होंने सफर भी किया वहाँ का, और वो चीजें लेकर के आए, तो उसको उन्होंने कंपाइल करके शाये किया, और उस पर कुछ जो पेशलफ्ज या कुछ पसमंजर के तौर पर 1857 से जो जंग आज़ादी का मामला था वो लिखा, जंग आज़ादी के सिपाही जो थे उन पर लिखा, और अब जो उसकी ड्रामे की अहमियत है, तो मैंने उसको तर्जुमा करते हुए सत्येंद्र तनेजा के साथ बैठ करके उन चीज़ों को सामने रखते हुए उसमें कुछ एडिट भी किया है मैंने, कि जो चीज़ें अभी उतनी ज़रूरी नहीं है या उर्दू की मुनासबत से बहुत ज़रूरी नहीं है उनको हटाया भी है, और कुछ चीज़ें शामिल भी किए हैं उनमें। तो ये 7 ड्रामे हैं जो उसमें शामिल है। किताब 3 हिस्से पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा तो है कि शुरू का, कि जिसमें 1857 के बाद जो जंग आज़ादी का पूरा माहौल बना, और जिस तरह से पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, गांधी की आमद, और वो पूरी तहरीक आज़ादी, फिर तहरीक आज़ादी में जो लोग शामिल रहे हों, कि वो विवेकानंद हों या वो बिस्मिल हो, ये तमाम लोग जो शामिल रहे हैं, कुछ जो गर्म दल के भी थे और जो नरम दल के भी थे, जो लिटरेरी भी थे, उन लोगों की जिंदगी के हवाले से भी पेश किया है, कि हम जाने इनको हम मजहबी रहनुमा मानते हैं, उन्होंने जंगी आज़ादी में किस तरह का काम किया था, किस तरह से उस आज़ादी की बीच बीच में तहरीक में हमारे साथ रहे थे। हाँ, वो शायद नेटवर्क की कुछ ये हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है जी। तो उसके साथ, हाँ, आप इतनी तो भारी भरकम बातें कर रहे हैं। 7 ड्रामे भी हैं, और फिर उसमें तीसरा हिस्सा जो है, उसमें ये कोशिश की है कि अगला काम हमें जो करना है उसकी एक तरह से पेशकश है, कि कुछ दूसरी जबानों में जो ड्रामे जब्त हुए थे वो ड्रामे कुछ हमें मिले हैं, तो उनका टाइटल पेज और उनका तारुफ उसमें शामिल कर दिया आखिर वाले हिस्से में। जैसे उर्दू में जो ड्रामे जब्त हुए हैं, जो मराठी में जब्त हुए हैं, जो कन्नड़ में जब्त हुए हैं, जो गुजराती में जब्त हुए हैं, उन ड्रामों का कवर टाइटल पेज भी उस पर है। बांग्ला में जो ड्रामे जब्त हुए थे तो उसका टाइटल पेज है, और उन ड्रामे का तारुफ भी पेश कर दिया है। या फिर संस्कृत में जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर रहा है, कि संस्कृत को हम जिस तरह से मान रहे हैं कि वो उसमें सिर्फ मजहबी चीजें ही होती हैं, जिस तरह हम अरबी को मानते हैं, हम हिंदुस्तान में, कि अरबी में होने का मतलब कि मजहबी चीजें ही हैं। ये वाला जमाल हमारे साथ मौजूद है, उनको मालूम है कि अरबिक में भी किस किस तरह का लिटरेचर लिखा गया है और किस किस तरह से गीत है। तो उसी तरह से संस्कृत में जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर रहा है उसका भी तारुफ पेश करने की कोशिश की है हमने, जिसकी वजह से ये किताब 700 सफ़े की किताब हो गई है, और वो एक अहम है। और इसके बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं उन ड्रामों को पढ़ने के बाद भी। और ड्रामे का तर्जुमा मैंने नहीं किया है, बाकी चीजों का तर्जुमा किया है, चूंकि ड्रामा स्पोकन लैंग्वेज है और उसमें उर्दू में है चीजें, गीत है जैसे वो उर्दू में है, मकाल में जो है वो उर्दू में है, तो इसलिए मैंने तर्जुमा करने के बजाय उसके सिर्फ लिप्यांतरण किया है, उसके सिर्फ ट्रांसक्राइब में क्रिप्ट कर दिया, स्क्रिप्ट बदल दी है मैंने, ताकि ये भी मालूम हो कि इस ड्रामे की असल जबान क्या क्या था। वाह 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 वाह, वो वेरी ये कोशिश मैंने की है कि असल जबान इसकी क्या थी, वो लोगों को उसका मजा मिलता रहे, कि किरदार अगर कोई हिंदी बैकग्राउंड से है तो वो हिंदी ही बोल रहा है, हिंदी के अल्फाज पर मबनी जुमले मकाल में अदा कर रहा है, और जो दूसरे हैं वो उर्दू पर मबनी, उर्दू के ज्यादातर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उस तरह से उसकी असल जबान बाकी रहे, ड्रामा असल लम्स मिलता रहे, उसका मजा मिलता रहे। तो वो मैंने उसमें कोशिश रखा है। ये चूंकि खुद मैं स्टेज से जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, तालिब इल्म हूँ, तो ये कि स्टेज पर जो ड्रामे हम पेश करते हैं वो किरदार की जबान होती है या प्लॉट की जबान होती है, राइटर की जबान तो होती ही नहीं है। वाह,
तो उस मुनासबत से मैंने उसको रखा कि तर्जुमा निगार की जबान ना हो, ये ड्रामा निगार की जबान ना हो, बल्कि वो किरदार और प्लॉट की जबान हो। तो वो असल मजा भी उसमें है। वेरी इंपॉर्टेंट जी। जोर तर्जुमे पे और बहुत बात हो सकती, बड़ा काम किया आपने, मगर वक्त भी हमारे पास कुछ कम है। और मुझे आज अंदाजा हुआ कि आपके लिए घंटा डेढ़ का इंटरव्यू नहीं, एक सेमिनार चाहिए। तो इंशाल्लाह वो भी होगा आपकी जिंदगी में। साहब, तो सफर तो मेरा मुकद्दर है, मैं मानता हूँ, आप भी जानते हैं, मगर आपके लिए भी मुकद्दम है। मुकद्दम, तो बिल्कुल। मुझे खुद सफर में बहुत मजा आता है, और जिस महीने मेरा सफर नहीं होता है वो महीना लगता है कि यूं ही गया। तो आप भी सफर का बहाना ढूंढते हैं, यही मैं बता रहा हूँ। सबसे हसीन और कामयाब सफर कहाँ का था? सबसे अच्छा सफर मैंने 5 गैर ममालिक का जो सफर किया है, मिस्र, उज्बेकिस्तान, टर्की, मॉरिशस का 2 सफर मैंने किया, एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए और एक वर्कशॉप के लिए, और एक बांग्लादेश। तो मुझे टर्की में बहुत मजा आया, क्योंकि वहाँ एकेडमिक प्रेशर कम था, तफरीह के लिए ज्यादा मौके मिले मुझे। और उसके बाद दूसरा सफर मुझे मिस्र का बहुत मजा आया, क्योंकि वहाँ 2 कॉन्फ्रेंस मैंने शिरकत की और घूमने का भी मौका मिला। और जैसे वला यहाँ है कि वला जैसे दोस्त भी वहाँ मिली और दूसरे लोग वहाँ मिले। और उज्बेकिस्तान भी बहुत खूबसूरत मुझे लगा, गर्चा कि वहाँ उस तरह की सहूलियात मैसर नहीं है, लेकिन खास खुसूसन समरकंद और बुखारे का सफर जो मैं किया वो बहुत अच्छा सफर था। तो हर मुल्क की अपनी खुसूसियात है, और मैंने कोशिश ये की कि जहां मैं जाता हूँ वहां की उनकी खुसूसियात के साथ और उनके मस्बत और मनफी जो चीजें हैं उन सब के साथ वहां इंजॉय किया जाए और चीजें हासिल की जाए। तो वहां भी बहुत सारी चीजें मैं लेकर के आया। जैसे वहाँ उज्बेकिस्तान गया तो वहाँ नवोई छोटा सा शहर है, लेकिन वहाँ की अपनी खुसूसियात है, तो उसको उस हिसाब से इंजॉय करना चाहिए एक सफीर के तौर पर। तो उसमें कहीं ये नहीं है कि हाँ ये बहुत अच्छा था और ये बहुत बुरा था। ढाका, चूंकि हम लोग बंगाल में रहे हैं, तो ढाका कलकत्ते ही लगता है कि वहाँ ज्यादा थोड़ी सी गलियां थोड़ी तंग हैं, आबादी थोड़ी ज्यादा है कलकत्ते से। कलकत्ता में हालांकि गुंजान आबाद है, लेकिन उससे भी थोड़ी ज्यादा आबादी है, लेकिन उसके अपने मजे हैं, उसके अपने मजे हैं। उन जो नया शहर फिर वहाँ जो आबाद हो रहा है, वहाँ जाइए तो लगता ही नहीं है कि ढाके में है हम। तो वो तमाम मैंने तो हर सफर को एंजॉय किया, और चूंकि सफर लंबा रहा, वहाँ भी 10 दिन रहा, मिस्र में भी, टर्की में भी 10 दिन के करीब रहा, और उज्बेकिस्तान में भी तकरीबन 1 हफ्ते का सफर था। तो 2-3 दिन में वो मजा नहीं आता है। तो जनरली कोशिश मेरी होती है कि हफ्ते 10 दिन का सफर हो, ताकि वहाँ के तहजीब से भी वाकिफ हो, वहाँ के खान पान से भी वाकिफ हो, और जो लिटरेरी चीजें हैं और मवाद लेकर कुछ मैं आऊँ, तो बहुत जल्दी किताबी शक्ल में भी हो सकता है चीजें आए, मैं महफूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोग बाग कहाँ के यारबाश मिले? यकीनन मिस्र के यहाँ चूंकि ज्यादा यारों से मुलाकात का मौका मिला, बाकी जगहों पे लोगों से कम मौका मिला, तफरीह का मौका मिला। और मॉरिशस में भी बहुत अच्छे लोग मिले मुझे, और बहुत दोस्त और बहुत मोहब्बत करने वाले लोग। तो इन 2 कंट्रीज में चूंकि जबान से भी मॉरिशस तो बिल्कुल लगा हमें कि हिंदुस्तान का ही दूसरा रूप है। तो वहाँ, और खुसूसन जिन इलाकों के हम रहने वाले हैं, वहाँ की आबादी वहाँ ज्यादा है बिहार यूपी के लोगों की। तो और वहाँ बल्कि मैं पहुंचा तो जैसे ही मालूम हुआ कि अच्छा ये बिहार यूपी के इलाके से ताल्लुक रखते हैं, तो भोजपुरी बोलने लगे वहाँ के। यहाँ वहाँ भोजपुरी पढ़ाई जाती है बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी में। हमारे यहाँ तो भोजपुरी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो वो एक लगा कि अपनी जगह पे हम हैं। मॉरिशस में बहुत अच्छे लोग मिले, मॉरिशस बहुत अच्छा शहर है, मेरा भी और बार बार जाने को जी चाहता है वहाँ। हो सकता है इस साल भी सफर करूं मैं, और अगले साल आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हो। हजरत अली का कौल है, सफर में दोस्तों की परख होती है। बेशक बेशक। इस सफर में किस दोस्त से क्या सबक मिला? जब मैंने मिस्र का सफर किया तो वहाँ एक नए दोस्त मिले जो बाद में बिछड़ भी गए। बहुत अच्छा वो एक वक्त गुजरा। और वहाँ जो 2-3 दोस्त हमें मिले, जैसे जिनमें एक वला हैं, वहाँ काजी साहब है, काजी हबीब साहब है अजहर यूनिवर्सिटी में, यूसुफ आमिर साहब हैं। तो ये सब लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और जब भी मिले बहुत मोहब्बत से मिले। जब भी कहीं दूसरे मुल्क में भी अगर मुलाकात हुई तो बहुत मोहब्बत से मुलाकात हुई। टर्की में वहाँ कयूमची साहब वहाँ मिले हमें, वहाँ गया तो उनसे राब्ता रहता है, और बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ उर्दू मादरी जबान नहीं है,
वहां अगर आप जाते हैं तो वहां मोहब्बत ज्यादा मिलती है, क्या बात, मोहब्बत करने वाले लोग ज्यादा है वहाँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ। नहीं सच बात। ये ऐसा है, जैसे उज्बेकिस्तान में भी जो लोग थे वहाँ भी बहुत मोहब्बत से उन्होंने वो लोग पेश आए और इस तरह से बातें की, और जो अभी भी कभी कभी मेल पर, कभी व्हाट्सएप पर राब्ता होता है, या कभी यहाँ आते हैं और जिस मोहब्बत से याद करते हैं वो, तो वो बहुत अच्छा है। और मॉरिशस वाले तो खैर ना मुझे भूलते हैं ना मैं उन्हें भूल पाता हूँ, वो बहुत मोहब्बत वहाँ है। साहब वाला जमाल एक सवाल कर रही है तर्जुमे पे, फिर वापस ये ले जा रही हैं हम लोगों को, जी और जी। कह रहे हैं तर्जुमे में इनके तजुर्बों की बिना पर प्रोफेसर काजिम साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कौन बेहतर है, मुतरजिम या अदीब? देखिए, अदीब, जाहिर सी बात है कि अदीब अगर ना हो तो तो मुतरजिम कहाँ तर्जुमन। से ये आएंगे वो। तो बिल्कुल। बेहतर और बदतर का मामला नहीं है, एक अदीब के ख्याल को आप अगर बेहतर तौर पर दूसरी जबान के कालिब में ढाल देते हैं तो आप अफजल हैं, क्योंकि और ये बहुत मुश्किल है। वाला जमाल कर बहुत देती हैं कभी कभी, इनकी दस्तरस जो है और मुला जमाल चूंकि बहुत मेहनत से करती हैं, और ये सिर्फ एक का तो हवाला दे रही हैं, लेकिन अनेकों से ये राब्ता करती हैं कि एक लफ्ज के लिए। वाला दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे और मुलाकात दोबारा हो, इंशाअल्लाह जरूर जाइए साहब, इंशाअल्लाह। मिस्र बहुत खूबसूरत जगह है, मैं भी गया हुआ हूँ, बड़ी प्यारी जगह है। और उर्दू की नई बस्तियों में क्या कोई संजीदा काम होता नजर आ रहा है, या सिर्फ मुशायरे और सेमिनार बर्पा होते हैं? नहीं, संजीदा काम भी होते हैं और हो रहे हैं। ये और बात है कि जहाँ उर्दू का हम नाम लेते हैं तो जो नई बस्तियां हैं या उर्दू जो नहीं जानते हैं उनके जहन में फौरन शायरी या मुशायरा ही आता है। अच्छी बात। तो इसलिए उनके यहाँ जो है कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं कि जहाँ उर्दू का कोई काम नहीं होता है लेकिन मुशायरे खूब मुनक़िद किए जाते हैं। तो मुशायरा वो तो है, लेकिन नई बस्तियां जो हैं वहाँ अब संजीदा काम हो रहे हैं, चूंकि अब तीसरी जनरेशन आ रही है वहाँ उन नई बस्तियों में, मकामी तीसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन आ रही है। तो चूंकि अब तक जो बस्तियां रही हैं वो माइग्रेटेड लोग वहाँ काम कर रहे थे, कि जो उर्दू की बस्तियों से वहाँ माइग्रेट करके हिजरत करके गए हैं वो काम कर रहे थे, लेकिन अब मकामी लोग काम कर रहे हैं। कि जैसे मिस्र में ही जो असातिज़ा थे वो पाकिस्तान से ज़्यादातर असातिज़ा वहाँ जाकर उर्दू पढ़ा रहे थे, अब वहाँ उर्दू पढ़ाने वाले वहाँ के मकामी असातिज़ा हैं। उसी तरह मॉरिशस में जैसे है कि वहाँ पाकिस्तान या हिंदुस्तान से असातिज़ा जाके पढ़ाया करते थे, लेकिन अब वहाँ मकामी लोग लिख रहे हैं। ईदन साहब जैसे हैं, साबिर गुदड़ साहब जैसे हैं, फारूक रजल साहब हैं, राशिद निरहुआ है, या और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, ये अहमद अली है, मोहम्मद अली है, यूसुफ है, ये सब लोग खुद काम कर रहे हैं और ये लोग वहीं के मकामी लोग हैं। तो इसलिए वहाँ के मसले पर, वहाँ के मिट्टी के बारे को सामने रख करके अपनी तहरीर लिख रहे हैं। उसी तरह से अब उज़्बेकिस्तान में गया, वहाँ भी वहाँ के मकामी लोग ये हैं। मिस्र में जैसे वला लिख रही हैं, वला जिस तरह की शायरी कर रही हैं, काजी हबीब साहब जिस तरह से कर रहे हैं, यूसुफ आमिर साहब ने बहुत सारे तर्जुमे किए हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं, या और दूसरे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो मकामी लोग हैं तो वो वहाँ के रंग को अदब में डाल रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को डाल रहे हैं अदब में। बड़ी तो बात। नई बस्तियों से अब जो चीज़ें आ रही हैं, पहले जो आ रही थी वो हम माइग्रेटेड लोग, वही मामला है कि बाहर के लोग यहाँ के एसी के कमरों में बैठ करके हम गाँव के मसाइल को हल करने की बात करते रहे तो वो नहीं हो सकता है मसला। तो वैसे ही यहाँ के कल्चर से जो लोग गए हैं या उर्दू की बस्तियों से, जो पुरानी बस्तियों से जो लोग माइग्रेट किए हैं, उनके जहन में कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी है, अपना वतन है, अपनी चीजें हैं, तो उनकी तहरीर में अब भी वो चीजें आती हैं, लाख वहां रह ले। लेकिन अब मकामी लोग जो लिख रहे हैं वो नया अदब और अच्छा अदब आ रहा है सामने, और उसका हमें फराख दिली से उसका हमें एक तरह से तज्जिया करना चाहिए, उसका मुहासबा करना चाहिए कि जब पहली जनरेशन लिखती है या दूसरी जनरेशन जब लिखती है तो वो किस तरह का अदब लिख सकती है। हम बड़े अदब के पैमाने पर नहीं परख सकते हैं, उसको हमें उसी अदब के पैमाने पर परख करके फराख दिली से उसका मुहासबा करना चाहिए और उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए हमें। तब वो और मजीद रोशन होगी चीजें और मजीद बेहतर चीजें आएंगी। तो आपके बेशतर हम सफरों ने सफरनामे भी लिखे और खूब लिखे, जी। आपने सफरनामा क्यों नहीं लिखा? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों ने जो लिखा, बहुत बेबाकी से मैं ये बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों को सफरनामा और रपुताज में फर्क ही नहीं मालूम। There you go.
तो अब मैं जो लिखूं तो ऐसी कोई चीज अगर मैं नहीं लिख पाऊं कि जो इंसाइट हो मेरी, तो वहां जाकर के सिर्फ ये कि मैं वहां गया और वहां मैंने ये देखा और वहां उससे मिला और वहां उन्होंने मेरी पजीराई किया, उन्होंने मेरी एजाज में वहां महफिल आरास्ता की और वहां जब मैंने ये देखा, तो ये रिपोर्टिंग करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत बेहतर है। तो वो इंसाइट जो चीजें हैं कि जो मुझे इंसाइट दे और जो मेरे कारी को इंसाइट दे वहां के बारे में, ऐसा जिस दिन मुझे महसूस होगा, हो सकता है वो चीजें पक रही हो तो मैं लिख दूं वो चीजें। सिर्फ रिपोर्टिंग करना मैं नहीं चाहता हूं। जो ज्यादातर जो मैंने सफरनामे पढ़े उसमें वही रिपोर्टिंग है, रिपोर्टाज है, वो मामला ये बहुत बेबाकी से मैं ये बात कह रहा हूँ माजरत के साथ लोगों से। साले रशीद साहिबा इलाहाबाद से देख रही हैं, फारसी और अरबिक जी बहुत अच्छी उस्ताद हैं और बहुत हैं, हाँ, आलिम करम फरमा है और करम। बहुत अच्छी दोस्त हैं। कह रही उम्दा गुफ्तगू हो रही है। और वाला जमाल कह रही कि उन्होंने नहीं लिखा क्योंकि सब सफरनामा लिखते हैं। अच्छा है, थैंक यू, थैंक यू। तो जनाब, आप बेपनाह सफर में होते हैं, आपके ड्रामा ग्रुप जो है बहरूप की एक्टिविटी कैसे चलती? बहरूप कौन चलाता है जब आप नहीं होते? नहीं, मैं सफर बहुत ज्यादा लंबा सफर नहीं करता हूँ। मैं सफर बहुत करता हूँ, लेकिन ज्यादातर सफर मैं 1 या 2 रोज या 3 रोज का करता हूँ। मैं लोकल जो करता हूँ मैं कल हिंदुस्तान में, तो बाज़ औक़ात तो ये भी होता है जो कलकत्ते का आपने जिक्र किया कि सुबह की फ्लाइट से मैं गया और रात की फ्लाइट से वापस आ गया। तो हम लोगों का एक मामला ये है कि बहुत फॉर्मल ये नहीं है कि अगर कौन से काम बंद है गालिब खस्ता के बगैर, वो वाली बात है कि अगर काजिम नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उस दिन काम नहीं होगा। हम टीम वर्क करते हैं और टीम है। मैं नहीं हूं, मैंने इत्तला दे दी कि मैं दिल्ली में भी हूं और नहीं पहुंच सका, तो वहां टीम मौजूद है कि वो आज की रिहर्सल कर लेगी, क्योंकि एक दिन पहले तय हो चुका है कि कल हमें कौन सा सीन करना है और क्या करना है। तो उसमें वो चीजें डेवलप होती हैं और होती रहती हैं। और थिएटर वाहिद ऐसी सिन्फ है जिसमें एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि पूरा ग्रुप ना। वाह। वो सोलो भी अगर करना है तो उसमें कम से कम 4 आदमी चाहिए। उसमें लाइट के लिए भी इन्वॉल्व है, कॉस्ट्यूम वाले भी इन्वॉल्व है, मेकअप वाले भी इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टीज वाले भी इन्वॉल्व है। तो उन सबका होना लाजमी है। तो कभी कभी हम लोग रिहर्सल में भी ये करते हैं कि चलो कल जो है ये सीन करेंगे तो बाकी लोग अपना काम कर लें, क्योंकि सब लोग जॉब करने वाले हैं, तालिबे इल्म है, तो तुम अपने कोर्स की तैयारी कर लो, तुम पढ़ लो। अगले दिन दूसरा सीन कर रहे हैं तो अच्छा तुम कोर्स की तैयारी कर लो। आखिर के 10 दिन हम सारे लोग चाहते हैं कि ताकि रन थ्रू हम कर सके, टेक्निकल रिहर्सल कर सके, कॉस्ट्यूम को हम देख सके, प्रॉपर्टीज को हम देख सके और जो नोक पलक संवार सके वो कर सके हम। तो ऐसा नहीं है कि थिएटर में आप भी हैं हम भी हैं, सारे लोग जानते हैं कि एक बार हमने डिजाइन किया उसके बाद उसको मशक करना, रिहर्स करना, वो चलता रहता है। हाँ, बाहर इंटरनेशनल सफर करता हूँ तो उस बीच में ये उस मौके पर सफर करता हूँ कि कोई शो करीब ना हो और प्रोडक्शन चलिए बहुत हो तो बहुत शुरुआती दिनों में हो या गैप का दिन हो, ये कोशिश होती है मेरी। उसको प्लान करते हैं और प्लान करने से सब चीजें पॉसिबल है। हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है। वाला जमाल साहबा कह रही सफरनामे के मुतालिक मेरा मिजाज काजिम साहब की तरह है। मुझे नहीं लगता कि मैं भी सफरनामा लिखूंगी। चलिए साहब। और इबादुर रहमान अंसारी साहब कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड द गेस्ट बीइंग डिस्कस्ड। शुक्रिया जनाब। तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। आप खुद एक सुलझे हुए अदाकार हैं, अच्छा एक्ट करते हैं। ड्रामे में काम करना या डायरेक्ट करना ज्यादा क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे एक्ट करना ज्यादा अच्छा लगता है। अरे वाह। वहाँ डायरेक्शन जो, चूंकि एक्टर जब होता है थिएटर में, मुझे लगता है कि एक्टर बेस्ड होता है थिएटर, डायरेक्टर बेस्ड नहीं होता है। डायरेक्टर कुछ भी करवा ले, फाइनली शो में तो जो एक्टर करेगा वही करेगा। आप कुछ भी कहिए कि यहाँ से यहाँ चलो, इसको ऐसे करो ऐसे करो, शो में तो मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। और एक क्रिएटिव एक्टर जो होता है, वहाँ क्रिएटिविटी, चूंकि डायरेक्शन मुश्किल काम है, जरूर है कि एक साथ हर अदाकार को आपको देखना है, एक पूरे जिसको कहते हैं कि अलग अलग भांत भांत के लोगों को लेकर एक ताना बाना तैयार करना है, वो एक अलग चैलेंजिंग काम है। लेकिन एक्टिंग करने में जो लुत्फ आता है, खुसूसन शो में, रिहर्सल में तो कभी कभी बहुत बोरियत भी होती है, लेकिन शो में जो आता है कि एक परफॉर्मेंस आपने दिया और आपने अपनी बात बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर दी, बस पूरी टीम को सामने रखते हुए, और वो जो लुत्फ मिलता है
उसका मजा आता है। जैसे कई बार हम इम्प्रोवाइज करते हैं। हाँ। एक बार दिलचस्प वाकया है, एक प्ले हम लोग कर रहे थे, मैं ही डायरेक्ट कर रहा था उसको, और शो हमने किया, और एक हमारे एक्टर थे, वो तीसरे सीन के बाद कुछ ऐसा क्यू दिया हमें डायलॉग का कि हम 7वें सीन में पहुंच गए क्यू के साथ, और वो 7वां सीन हम पूरा कर गए। अब पीछे शाहिद भाई थे और लोग थे कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया, तीसरे सीन के बाद सीधे 7वें सीन में पहुंच गया, स्किप कर गया, अब तो नाटक 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन 7वां सीन जब हम कर रहे थे तो हम लोग का एहसास हो गया कि हम लोग स्किप कर गए हैं। हाँ, अब 2 ही एक्टर स्टेज पर था, तो हम दोनों लोगों ने किसी तरह फिर उसको ये किया इशारे में कुछ करके, और फिर लौटे अपने तीसरे सीन जहाँ छोड़ा था वहां, फिर तीसरा सीन किया, फिर चौथा किया, 5वां किया, छठा जब कर रहे थे तो फिर पीछे जय मगोया शुरू हुई कि 7वां फिर रिपीट करेगा ये, लेकिन 7वें को फिर हम लोगों ने स्किप किया। वाह। स्किप करके फिर 8वां किया, 9वां किया, 10 सीन का पूरा शो था। वो शो करने के बाद हम लोग कर्टन कॉल हुआ, खड़े हुए, तो अब तो अंदर से डरे हुए थे कि अब तो शाहिद भाई की डांट पड़ेगी, सारे लोग जो है कहेंगे प्ले का क्या कर दिया, तिया पाचा कर दिया परफॉर्मेंस ये। लेकिन वो क्रिटिक जब आए और क्रिटिक ने तारीफ की कि भाई क्या प्ले का ताना बाना बुनाया आपने, किस तरह से चीजों को आप ले जाते हैं, फिर लौटा के लाते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर लौटा कर लाते हैं, कमाल किया आप, कमाल का डिजाइन किया गया है प्ले। तो ये इस तरह का एक जो होता है वो एक्टर ही कर सकता है, डायरेक्टर सिर्फ बाहर माल नोट सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो एक्टर ही कर सकता है। तो उसका जो लुत्फ आता है वो अपना है, और डायरेक्शन का जो टेंशन है वो अपना है। एक्टिंग डायरेक्शन में जो टेंशन है वो उसका अपना है, कि किस तरह से हम चीजों को करते हैं। गैर जरूरी लोग जब हम लोग कर रहे थे और उस वक्त जो टेंशन था, या बगिया बादशाह राम का जो कर रहे थे और उस वक्त जो टेंशन था, वो 2 टेंशन मैं बिल्कुल। शहाना मरियम शान साहिबा कहाँ से देख रही नहीं पता, ये मगर दिल्ली बहुत में है, जाकिर हुसैन कॉलेज में उस्ताद है। अच्छा, बहुत मालूमाती गुफ्तगू, बहुत बहुत शुक्रिया। शाना साहिबा निगार अजीम कह रही हैं क्या बात है, वाह बहुत खूब। तो जनाब 50 सालों से सुनता आ रहा हूँ कि उर्दू ड्रामा जो है वो दम तोड़ चुका है और उर्दू जबान मर रही है, और यह है वो, क्या ख्याल है आपका? देखिए, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि हम उर्दू वालों को थोड़ा तल्ख लगे ये बात, लेकिन मुझे कहने में कोई उज़्र नहीं है कि दरअसल ये वो लोग कह रहे हैं जो उर्दू ड्रामा दम तोड़ चुके हैं, जो थिएटर में जाकर ड्रामे नहीं देखते हैं। क्या बात है। क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी में उस्ताद हूँ, मेरा काम ड्रामा पढ़ाना है, ड्रामे पर तनकीद लिखना है, और अगर मौका मिले तो ड्रामे पर किताब भी लिख देना है, लेकिन थिएटर में जाकर ड्रामा देखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। थिएटर में अपने तालिब इल्मों को कभी इंस्पायर नहीं करना है कि आप थिएटर में जाकर के ड्रामा देखिए। हम ड्रामा पढ़ाते हैं तो कम से कम साल में 2-3 ड्रामा ही जाकर देख लें, तब हम इंसाफ कर पाएंगे उस पढ़ाने के साथ, उस तदरीस के साथ भी। हम जब नॉवेल पढ़ाते हैं तो नॉवेल को पढ़ते तो है, तो ड्रामा परफॉर्मेंस की चीज है, हम किताब में पढ़ करके ड्रामे को नहीं समझ सकते हैं। उसके परफॉर्मेंस जब तक ना हो उस वक्त तक ड्रामा मुकम्मल ही नहीं है। कागज पर तो सिर्फ एक प्लॉट है, एक ये वैसे ही है कि जैसे इंजीनियर ने एक नक्शा बना दिया हो कागज पर, उसको आप इमारत कह दीजिए, उसको इमारत तो नहीं कहते हैं आप, लेकिन ड्रामा की स्क्रिप्ट को आप ड्रामा कह देते हैं। और फिर एक बिद्दत शुरू हुई कि अदबी ड्रामे, ये क्या अदबी? पता नहीं, हम अदबी गजल या अदबी नॉवेल तो नहीं कहते, ड्रामे के साथ ही अदबी क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो देखने जाने से बच जाए। म्यारी ड्रामा कह सकते हैं, गैर म्यारी ड्रामा कह सकते हैं, जैसे हम म्यारी गजल गैर म्यारी गजल कहते हैं, म्यारी नॉवल गैर म्यारी नॉवल कहते हैं, म्यारी अफसाना गैर म्यारी अफसाना हम कहते हैं। ड्रामे के साथ ये अदबी ड्रामे का क्या मामला है? और लोग घड़ा घड़ा मजामीन भी लिख रहे हैं अदबी ड्रामे, अदबी ड्रामे। बट अदबी ड्रामे क्या है? हबीब साहब के ड्रामे, इसका मतलब अदबी नहीं है, वो तो सब खेले गए, बल्कि कई ड्रामे शाये भी नहीं हुए। तो ये सारी वो चीजें हैं जो वो तनकीद निगार जो मोहम्मद हसन साहब ने लिखा है कि उस तनकीद ड्रामे की, उस तनकीद का सफर जो एक मेज से शुरू होता है और एक मेज पर खत्म हो जाता है, कि मेज पर ड्रामा लिखा, मेज पर ड्रामा पढ़ा, मेज पर तनकीद पढ़ी, और मेज पर उस तनकीद को पढ़ करके हमने फिर क्लास में जाके पढ़ा दिया। तो ये गैर फितरी चीज है ड्रामे के लिए, और ऐसे लोग ही कह रहे हैं कि उर्दू में ड्रामे नहीं है। अगर उर्दू में ड्रामे नहीं है तो नेशनल स्कूल ड्रामा का अभी भारत रंग महोत्सव चल रहा है, उसमें 6 से 7 उर्दू के ड्रामे शामिल हैं, और वहां जो सिलेक्शन का जो तरीका है उस तरीके में यह है कि आप सीडी भेजिए, आप सारी चीजें तफसील भेजिए, और उसमें वो सिलेक्ट करेंगे। तो सैकड़ों ड्रामे खेले जा रहे हैं, उसकी न 50 सीडी आ रही है, उसमें से 6 ड्रामे सिलेक्ट हो रहे हैं ना।
आप सिर्फ दिल्ली में रह करके या कलकत्ते में रह करके या बॉम्बे में रह करके कह रहे हैं उर्दू ड्रामे नहीं खेले जाता। शोलापुर में जाकर के देखिए, जरा भिवंडी में जाकर के देखिए, आप मजाफात में छोटे छोटे इलाकों में जाकर के देखिए, आपके इतने ड्रामे खेले जा रहे हैं। या यहीं श्री राम सेंटर में उर्दू का नाम नहीं दे करके नेशनल स्कूल ड्रामा में अभी दिल नादा खेला गया, एक उर्दू का आदमी नहीं देखने के लिए वहां आए थे। वो खालिस उर्दू ड्रामा था। सुरेंद्र वर्मा के ड्रामे को कौन सा ड्रामा कहेंगे? देवनागरी लिपि में है। कैद हयात कौन सा ड्रामा है? छोटे सैयद बड़े सैयद कौन सा ड्रामा है? या दिमाग हस्ती दिल की बस्ती है कहाँ महेंद्र भल्ला का ड्रामा है? कौन सा ड्रामा है? सारे उर्दू। अब रोशन एबल अगर डायरेक्ट कर रहे हैं, त्रिपुरारी शर्मा अगर डायरेक्ट कर रही हैं, तो वो क्या उर्दू का ड्रामा डायरेक्ट नहीं कर रही है? सिर्फ नादरा ही उर्दू का ड्रामा डायरेक्ट करेंगे क्या? या जावेद दानिशी या काजिमी करेंगे? तो हम वहां देखते नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये उर्दू के ड्रामे नहीं खेले जा रहे हैं। और जो एक्चुअल ड्रामा निगार है उनके ड्रामे शाये नहीं हो रहे, इसलिए कि वो पैसे देकर के तो शाये नहीं ही करवाएंगे जो हमारे पब्लिशर शाये करते हैं। और हबीब साहब के 2 ड्रामे हम लोगों ने एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस से शाये करवाए, और जब भी वहां गया तो उन्होंने कहा किताब बिकती ही नहीं है, तो अगली किताब मैं क्यों छापूं? तो शाये करने वाले हैं कोई तो बताइए, मैं देता हूँ 20-25 मज़ामीन। ये ड्रामे का मजमुआ जो लोग लिख रहे हैं, वो लोग लिख रहे हैं जो उर्दू रस्मुल खत हो सकता है ना जानते हैं, और उर्दू रस्मुल खत जो जानते हैं वो थिएटर नहीं जानते हैं, तो ड्रामा क्या लिखेंगे? थिएटर जाने तो ड्रामा लिखेंगे वो। तो इसलिए उर्दू ड्रामे खेले जा रहे हैं, खूब खेले जा रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक। हम सिर्फ उन किताबी ड्रामों तक पहुंच रहे हैं कि जो एक ड्रामा शाये होता है और उसमें कहा जाता है कि 5 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा स्टेज है, ये मान लीजिए आप, और उस पर ड्रामा हो रहा है। मान कैसे सकते हैं उसको? काजिम, ये है उर्दू ड्रामे की सूरत हाल। हजरत कौसर मजहरी हमारे और आपके बेहतरीन दोस्त, माशाअल्लाह दानिश और काजिम की खिदमत में सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम क़िबला। देर आए, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है लेकिन आए तो। इबादुर रहमान अंसारी भाई कह रहे हैं गुड सजेशन, वॉच उर्दू ड्रामाज इन थिएटर एंड आई वुड practice and the practice of English drama from early stage to later age from Austin, Texas. जी साहब ऑस्टिन टेक्सास से देख रहे हैं हमारे बदर रहमान अंसारी भाई फरमा रहे हैं। और हजरत सैफ महमूद साहब आजकल हिंद यात्रा पर आए हुए हैं और कह रहे हैं आदाब, गालिब की दिल्ली से सलाम। सैफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आपने फुर्सत निकाला। और मैं देख रहा हूं कि आप आजकल आए हुए हैं आम खाने के लिए दिल्ली, और बात होती बहुत जल्दी आपको फोन करता हूं हजरत। कौसर मजहरी कह रहे हैं ड्रामा और आर्ट के माहिर, क्या ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही। शुक्रिया। कलीम हाजिक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, और बहुत उम्दा, कलीम कह रहे हैं कि बहुत उम्दा गुफ्तगू है, इसे कहते हैं इल्मी अदबी तजुर्बा। क्या बात है दोस्तों, कलीम हाजिक कोलकाता से देख रहे हैं। और रुकनुद्दीन माशाल्लाह JNU से देख रहे हैं कि बेहतरीन गुफ्तगू हो रही है। रुकनुद्दीन भाई बहुत अच्छे, अब डॉक्टर बन गए, डॉक्टर हो गए हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर है जी, बहुत अच्छे इंसान भी हैं वो। हाँ बहुत अच्छा, मैं भी कहूँगा बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने बहुत अच्छा मजमून लिखा है मुझ पे। तो मेहर आलम भाई पूछ रहे हैं तो क्या रेडियो ड्रामा कहना गलत होगा, क्योंकि रेडियो अफसाना और रेडियो गजल भी हम नहीं कहते। नहीं, रेडियो ड्रामा मेहर भाई एक अलग सिन्फ है जो कि सुनने की चीज है, उसको नहीं गलत करें। और शाजिया तमकीन साहिबा शायद उड़ीसा से देख रही हैं और कह रही हैं कि बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू। और हुसैन अख्तर नकवी भाई कह रहे हैं बहुत उम्दा गुफ्तगू काजिम साहब। रात अबरार भाई देख रहे हैं अलीगढ़ से, और मैंने तालीमी सफरनामा कुल हिंद तालीमी कारवान लिखा है जिसमें मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल का जायजा पेश किया गया है। मुबारक हो हजरत, वला आज हिम्मत नहीं हार रही हैं और खाना वाना खा के बैठी हैं आराम से। कह रही काजिम साहब मुझे आप पर फख्र है, सब लोगों को देख रही हूँ कि वो आपकी सलाहियत से मोतरिफ हैं। जी मोहतरमा, जो काजिम साहब जैसे ही काबिल दोस्त आवारगी पर आते हैं और आवारगी करते हैं। मोहसिन खान भी मसरूफ थे मगर आ गए। आगे जी मोहसिन खान लखनऊ से कह रहे हैं जो गैर मतबूआ उर्दू ड्रामे स्टेज किए जा रहे हैं इनको किताबों में महफूज कर लेना जरूरी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल जरूरी है मोहसिन खान साहब। आप
लखनऊ उर्दू एकेडमी में बैठे हुए हैं और रिटायर होने वाले हैं या हो गए हैं, मगर मेरे ख्याल में आप खुद एक एकेडमी खोलिए आप, और ड्रामों पे भी कुछ काम करवाइए आप। इनकी एकेडमी मास कम्युनिकेशन एकेडमी बहुत अच्छी एकेडमी है और बहुत सरगर्मियां करते हैं मोहसिन खान साहब उसके जरिए। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं सरगर्म है। मोहसिन साहब को भी करना चाहिए। अच्छा साहब, वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा है और वक्त की आइसक्रीम तेजी से घुल रही है, तो कुछ काम की बातें भी होती जाएं। दिल्ली में कमर्शियल उर्दू ड्रामा तो खूब दिखता है जी साहब, हमने 1000 रुपए के टिकट तक देखे हैं, मगर क्या अदाकारों को फीस भी मिलती है? हाँ, उसमें ये है कि कुछ ग्रुप हैं जो जिसको कहिए प्रोफेशनल्स ग्रुप है, जो कमर्शियल ड्रामे करते हैं, वो अदाकारों को देते हैं। अच्छी बात। एक प्रोफेशनल्स ग्रुप है यहाँ और दूसरे एमेच्योर ग्रुप है। तो प्रोफेशनल्स ग्रुप जो है उनके यहाँ जो भी सिस्टम है, जैसे जितने भी प्रोफेशनल्स ग्रुप है वो रेपर्टरी वो है उनकी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी उनके यहाँ फंडिंग होती है ज्यादातर जो प्रोफेशनल्स ग्रुप है उनके यहाँ। तो उनके यहाँ एक तो पेड अदाकार है कि जिनको सैलरी देते हैं वो बाज़ाब्ता हर महीने, और कुछ ऐसे अदाकार हैं कि वो 4, 5, 6, 8 होते हैं, तो ज्यादा की जरूरत होती है तो और हायर करते हैं वो, और वो प्रोडक्शन के हिसाब से उनको पे करते हैं कि एक प्रोडक्शन का ये पहले पे करेंगे, उसके बाद पर शो फिर जो भी उनको मिलता है उसमें पे करते हैं। ऐसे ग्रुप भी है, लेकिन ज्यादातर एमेच्योर ग्रुप है जिनको कहीं से माली ताउन नहीं मिलता है, वो अपने तौर पर भी करते हैं कि जैसे हम लोग बहुत से ऐसे हमने अपने उसूल ऐसे बना रखे हैं कि फलां से फंडिंग नहीं लेंगे, फलां से स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे, हाँ सरकारी इमदाद अगर मिलती है तो वो हम ले लेंगे, प्रोडक्शन के लिए हम ले लेंगे, वरना हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन से ये करेंगे। और अक्सर हम लोगों ने ये किया कि पहले शो में अपना पैसा हम लोगों ने अपने लगाया था, उसके बाद जो उसकी प्रोडक्शन फी मिली तो हम तमाम अदाकारों ने ये कहा कि ये फी ग्रुप के अकाउंट में जाएगी और इससे अगला प्रोडक्शन करेंगे, अगले प्रोडक्शन से जो फी मिलेगी उससे अगला प्रोडक्शन करेंगे, और उसमें थोड़ा बहुत जो होता था वो हम लगाते थे। बाकी चूंकि हम तालिब इल्मों पर ज्यादा बेस्ड था ग्रुप, या जेएनयू के तालिब इल्म थे, और हम लोग कुछ जो जॉब में आए 98 से मैं जॉब में रहा, शाहिद भाई जॉब में थे, और एक दो लोग जो थे वो कुछ कंट्रीब्यूट हम लोग करते थे, तो ऐसे ग्रुप है। लेकिन एमेच्योर ग्रुप जो है वो कंटेंट वाइज सोशल और लिटरेरी ड्रामे कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स जो ग्रुप है, चूंकि उनको टिकट काउंटर पर भीड़ भी लगानी है, टिकट बेचना भी है, तो वो एंटरटेनमेंट पर फोकस ज्यादा होता है उनका। तो ये फर्क है उनका कि एंटरटेनमेंट एक प्ले हो रहा है, दूसरी तरफ सोशली और लिटरली रिलेवेंट प्ले हो रहे हैं। तो उनके प्रोडक्शन में सेट बहुत बड़ा होगा, लाइट्स बहुत धमाकेदार होगी, म्यूजिक बहुत जबरदस्त होगा, थोड़ा सा उसमें एंटरटेनमेंट चीजें भी जो भर्ती के कभी कभी लगते हैं कुछ प्लेज में, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, जैसे रंजीत कपूर करते हैं वो बहुत कसा हुआ प्ले होता है लेकिन बहुत एंटरटेनमेंट होता है उसमें ह्यूमर और सटायर दोनों होता है। तो ज्यादातर जो उस तरह के एंटरटेनमेंट वाले होते हैं जिसमें ह्यूमर तो होता है लेकिन वो सटायर का मादा बहुत कम हो जाता है, तो वहां एंटरटेनमेंट के लिए चूंकि होता है तो काउंटर पर भीड़ भी होती है और चीजें भी होती है, लेकिन एमेच्योर ज्यादा रेलिवेंट काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशली और लिटरली रेलिवेंट चीजें करते हैं। ये एक फर्क है उसका। आपको बेशुमार और हर वजह के इनाम और इकराम से नवाजा गया है, तो इनमें आपके दिल के करीब कौन सा अवार्ड? देखिए मेरे दिल के करीब एक तो हम सब गालिब अवार्ड है जो बहुत बड़ा अवार्ड है, और आप भी को भी ये मैं दिया गया था ये अवार्ड, सो आपको भी शर्फ हासिल है इसका, और मुझे भी ये मिला। और उसके बाद अभी 2021 का दिल्ली उर्दू एकेडमी का अवार्ड मुझे मिला। हाँ, और उसमें ये कि दिल्ली में जो लोग थे जो ये थे उन्होंने मेरे नाम को की तजवीज़ की, शायद पता नहीं दूसरा नाम उनके तजवीज़ में रहा या ना रहा नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे ये इज्जत बख्शी। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने जिस तरह से मुझे, बल्कि 2003 मुझे याद है कि 2003 में पहली बार मुझे जो थिएटर में यहाँ कर रहा था, जो काम कर रहा था, कलकत्ते जाके भी कुछ कुछ कर रहा था, तो 2003 में मुझे थिएटर की खिदमत पर एक मोमेंटो मुझे उन्होंने पेश किया था। अवार्ड तो नहीं था लेकिन उस खिदमत का एतराफ़ करते हुए मुझे ये किया था, तो मुझे एक तो वो बहुत याद आता है। और अभी 2021 में फिर मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जो अवार्ड हमें नेशनल नियाज़ अहमद खां के नाम पर पहला अवार्ड जो मुझे दिया गया है, ये सिलसिला शुरू किया है,
तो मुझे बहुत अच्छा जी हाँ, बहुत अच्छा। और मुझे बल्कि हर वो छोटा जो जिन्होंने मुझे इज्जत दी, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, वो तमाम लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उन तमाम लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, इसलिए कि एक तो थिएटर को चाहने वाले लोग कम है और थिएटर को सराहने वाले लोग कम है, और इतनी छोटे से काम करने पर भी अगर लोग उसका एतराफ़ करते हैं और उसको सराहते हैं, तो वाक़ई उनकी दिल से कदर करनी चाहिए। और मेरे दिल में बहुत जगह है, एक-एक वो सेमिनार हो या थिएटर पे सेमिनार किया हो या वो कॉन्फ्रेंसेज़ हों या वो ऐसे कोई थिएटर में प्रोग्राम करते हैं और वहाँ हौसला अफजाई करते हैं, तो उन तमाम लोगों की बहुत कदर है। बल्कि थिएटर के लिए कुछ भी थोड़ा-सा भी कोई काम करता है, तो उनकी मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है। और एक जुनूनी हूँ मैं इस मामले में, थिएटर पर कहीं भी काम होता है या थिएटर की कोई भी बात करता है या थिएटर पर कुछ भी हो, तो मैं उनको आउट ऑफ वे भी जाकर के कुछ कर सकता हूँ मैं उनके वाह लिए। वाह। देखिए मुझे साहब, बहुत इज़्ज़त है। जितने कमेंट्स अभी तक आए हैं उनमें मोहसिन खान, क्योंकि बहुत ही संजीदा और बहुत ही सीजन्ड बल्ला चलाने वाले जी, बैट्समैन जी, हैं, तो जी, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है मोहसिन ने, कि मेरा ख्याल है काजिम साहब को सबसे बड़ा अवार्ड क़ारीन की मोहब्बतें हैं। जी, जी साहब, और सामीन की भी। जी साहब, बेशक। तो क़ारीन और बेशक। सामाईन ने सेमिनारों में और हमारी तहरीर को जिस तरह से पढ़ा, जिस तरह से सराहा है, वाक़ई वो लोग सब लोग ये वही कह रहा हूँ, थिएटर पे कुछ भी अगर मुझे मौका मिलता है या बात करने का मौका, हालाँकि इन दिनों थिएटर के अलावा भी दूसरी मौज़ू पर भी मैंने गुफ्तगू की है, या कीनोट एड्रेस हो या लेक्चर हो, ये चीज़ें हैं। तो चूँकि पढ़ना-पढ़ाना शौक है मेरा, तो वो चीज़ें ये हैं। लेकिन अपने तमाम चाहने वालों को बल्कि मेरी इज़्ज़त, मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है, बहुत कदर है उनकी। साहब, ये उर्दू ड्रामे की रिसर्च का जो मामला है, तो आपकी सुपरविजन में कोई रिसर्च हो रहा है आजकल? जी। कई पे थीसिस हुए हैं, जैसे आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू ड्रामा, एक कमाल अहमद के हवाले से भी मैंने रिसर्च करवाया। अभी एक रिसेंट चल रहा है एक काम, कि जो 2001 से लेकर अभी तक 2020-22 तक जो थिएटर उर्दू में खुसूसन पेश किए गए हैं या जो लोग लिख रहे हैं, उनके हवाले से एक मैं कंपैरेटिव काम, बल्कि कोशिश है मेरी कि वो हो, एमफिल का मकाला है वो, कि 21वीं सदी के जो ड्रामा निगार हैं 2001 से लेकर 21वीं सदी, तो मैं ना कहूँ 2001 से लेकर अब तक 20 वर्षों में जो उर्दू में ड्रामे खेले गए हैं, खुसूसन खेले गए हैं, मैं उन तहरीरी ड्रामों को ज़्यादा मरकज़ में नहीं लाता, ज़िक्र ज़रूर कर देता हूँ मैं, लेकिन मेरे लिए अफ़ज़ल वो है जो ड्रामे स्टेज किए जाते हैं, किए जा चुके हैं, या गुंजाइश मौजूद है उसमें पढ़ने के बाद। सिर्फ ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दीजिए जो स्टेज पर हम कर ही ना सकते हो। 1000 किरदार आप उसमें डाल दीजिए जो स्टेज पर हम कर ही नहीं सकते हैं, और ड्रामा हम कह लें उसको। तो हर मकालमे की शक्ल में लिखी हुई तहरीर को हम ड्रामा नहीं कह सकते हैं। जी, वैसे ही कि जैसे लैला के खतूत और मजनू की डायरी खतूत का मजमुआ नहीं कह सकते हैं, या उसको डायरी हम नहीं कह सकते हैं, वो नॉवेल ही है। तो ऐसे जो ड्रामे हैं उन पर मैं रिसर्च करवाता हूँ, और अभी एक रिसेंटली एक काम चल रहा है। 4-5 रिसर्च करवा चुका हूँ मैं ड्रामे के हवाले से, पारसी थिएटर के हवाले से, पारसी थिएटर की तकनीक के हवाले से एक रिसर्च मैंने करवाई, पीएचडी। उसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके हवाले से मैंने ये करवाई। इन दिनों मैं खुद काम कर रहा हूँ कि पारसी थिएटर के जो कॉमिक सीन्स हैं या कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, उनका सोशली क्या रिलेवेंट है या लिटरेरी क्या रिलेवेंट है, जिनको हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, अलग कर देते थे कि वो भर्ती का है। लेकिन आगा हाशिर के आने के बाद जो वहाँ हमें सूरत हाल दिखती है, वहाँ जो हमें मज़ाक के साथ तंज जो दिखता है, उसको लेकर मैं खुद एक काम कर रहा हूँ कि उनके कॉमिक जो कैरेक्टर्स हैं, उनका क्या रेलिवेंस है उन ड्रामों में, और उनका लिटरेरी क्या रेलिवेंस है, उस पर मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। मैं महमूद अहमद भाई देख रहे हैं, खुद ये शेक्सपियरियन एक्टर मैं इनको कहता हूँ, ये बहुत ही अच्छे थिएटर के हैं, और न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, कह रहे हैं क़िबला हम सब के लिए आप एक नायाब इनाम हैं। वाह, बहुत अच्छी बात। तो मोहम्मद काजिम भाई, मैं क्योंकि जिगर कहता हूँ आपको, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, बल्कि ड्रामे पर हमारी मालूमात में मज़ीद इजाफा किया। अगर कोई अहम बात रह गई हो, और जो मैं अपने जज्बात में, क्योंकि बड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो रहा हूँ मैं, आपसे बात हो रही, तो बिला तकल्लुफ आप बता सकते हैं। ऑलमोस्ट बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन चूंकि वक्त का भी तकाजा है और वक्त की भी चीज़ें ये है, बस मेरा सिर्फ इतना ये है कि हम उर्दू वालों को, वो तालिब इल्म हो, वो उस्ताद हो या वो कारी हो, एक चीज़ का ये ख्याल रखना चाहिए कि थिएटर जो लोग कर रहे हैं, बजाय उसकी हौसला शिकनी के, उसकी हम हौसला अफजाई करें। जितना भी हम कर सकते हैं, नौजवान हो वो जिस तरह से भी कर रहे हो, अगर कहीं
क्योंकि जनरली हम लोग कभी कभी तज़हीक आमेज जुमले उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, नौटंकी करने वाला या इस तरह से हम बहुत सारे, या अगर कोई खातून या लड़कियां स्टेज पर आ गई तो उसको बहुत अच्छी नज़र से हम नहीं देखते हैं या हमारे समाज में नहीं देखते हैं। तो एक मेरी ये गुजारिश होगी, एक तो ये कि हम उनकी हौसला अफजाई करें बजाय हौसला सिकनी के। हाँ वो ठीक है, उसको अपना तहजीब चीज़ें भी रहनी चाहिए, उसकी ये करें। दूसरे ये कि थिएटर के लिए जो मौका हम फराहम कर सकते हैं वो कहीं हम अगर जगह दे सकते हो, कहीं हम उनको कोई दूसरी सहूलियात दे सकते हो, तो अगर हम ये देते हैं तो वो सिर्फ थिएटर का ही नहीं बल्कि उर्दू का भी भला होगा। क्योंकि थिएटर जिस तरह उन लोगों तक उर्दू को या मसाइल को पहुंचाती है जहां तक हमारी तहरीर नहीं पहुंच सकती है। बेपढ़े लिखे लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, उन तक थिएटर पहुंचता है और अपनी बात पहुंचाती है। और जो भी हमारे अदारे हैं उनसे गुजारिश है कि थिएटर को बढ़ावा देने के लिए, थिएटर की ट्रेनिंग के लिए और थिएटर को आगे बढ़ाने के लिए वो जो भी सहूलियात आप फराहम कर सकते हो, कि वो माली ताउन की शक्ल में हो, वो जगह के ताउन की शक्ल में हो, या उनको ट्रेनिंग देने की शक्ल में हो। हम क्यों ना एक वर्कशॉप ही हर साल ऑर्गेनाइज कर दें। जैसे दिल्ली उर्दू एकेडमी एक जमाने तक स्कूलों में समर वेकेशन में थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती थी और महीने भर का, 1.5 महीने का वर्कशॉप करके उसमें एक बच्चों के लिए प्ले तैयार कर लेती थी। और वो बच्चे जो वहाँ ड्रामे में हिस्सा लिया करते थे, आज वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उसमें से बहुत अच्छे अदाकार हैं, उनको में से निकल के आए हैं। ठीक है, हमने हर साल 10 बच्चे 15 बच्चों के साथ 20 बच्चों के साथ ट्रेनिंग की, उसमें से अगर एक भी निकल आता है तो थिएटर का भला होगा, थिएटर के लिए बड़ी बात होगी और वो उर्दू का ही भला कहीं ना कहीं करेगा, वो उर्दू को लेकर आगे बढ़ेगा। तो ये गुजारिश है मेरी कि हर अदारे से, हर शख्स से और बहैसियत एक थिएटर के तालिब इल्म के, थिएटर हम जा करके ज़रूर देखें। कहीं भी अगर हो रहा हो थोड़ा सा वक्त हम निकाल लें, उसमें से घंटा 1.5 घंटे का वक्त होता है और हर जगह अब थिएटर हुआ करता है, कहीं नुक्कड़, कहीं पोर्सिनियम और कहीं जो पंडाल बना करके भी थिएटर करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो न सिर्फ थिएटर का बल्कि उर्दू का भी और हमारे समाज का भी भला होगा। ये गुजारिश है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मुश्ताक सदफ भाई आए हैं और कह रहे हैं काजिम मेरा क्लास फेलो है, ड्रामे पर अहम काम किया। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। मेरे ख्याल में ताशकंद से देख रहे हैं, कहाँ है मुश्ताक आजकल? देख रहे हैं जी, हाँ, ताशकंद से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। हाँ। और शाजिया तमकीन कह रही हैं बिल्कुल इस मैदान में खवातीन की हौसला अफजाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सब, और मैं भी इसके फेवर में हूँ जी हाँ। और तो दोस्तों आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब सैटरडेज आप हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं और साथ अपनी मोहब्बत और दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों और अजीज़ों को भी आवारगी पर राग़िब किया करें और हमारी यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करवा लिया करें, क्योंकि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशनी रहती है। चलते चलते मुश्ताक सदफ भाई कह रहे हैं इस वक्त दोशंबा ताजिकिस्तान में हूँ, इंडिया गया था 2 हफ्ते के लिए। और सालिया रशीद साहिबा चलते चलते फरमा रही बहुत शुक्रिया जावेद दानिश, प्रोग्राम ज़बरदस्त रहा। शुक्रिया, नवाजिश। तो सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते अगस्त 13 आपकी मुलाकात शुमाली अमेरिका के सफ़े अव्वल के नावल निगार मेरे कल्बी दोस्त डॉक्टर बुलंद इकबाल से होगी। फ़लसफ़ा, अदब और तिब पर अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए ज़रूर शरीक हों। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो जनाब हाँ, एक